नमस्कार, हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप सबको पता होगा, आज 16 जून, तो ये सबसे बड़ा दिन था यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। आज हुआ है प्रीलिम्स, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स हुआ है, यूपीएससी ने कंडक्ट किया है। और हम सब यहाँ पे आज हैं यहाँ पे क्योंकि हम आज एनालिसिस करेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे आंसर कीज। मेरे साथ हैं चित्रांशु सर और मेरे साथ हैं तेज सर। सो आज पूरा डिस्कशन होगा, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कशन होगा, एनालिसिस होगा। तो सबसे पहले मैं एक बार जनरल ओवरव्यू देना चाहूंगा, ये पेपर कैसा था। तो थैंक गॉड, अगर मैं कंपेयर करूं 2023 से और उससे पहले के प्रीलिम से, तो ये जो प्रीलिम्स है 2024 का, कंपैरेटिवली, द वर्ड इज कंपैरेटिवली इजियर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस प्रीलिम्स। और इस पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा चित्रांशु सर से। आप क्या कहेंगे, ये कैसा पेपर था? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेलकम। पेपर वॉज, आप कह सकते हो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी मोड पे रहा है पिछले साल की तुलना में, लेकिन नो डाउट यूपीएससी का पेपर है तो आप कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। पेपर डेफिनेटली इजी रहा होगा। हम जैसे जैसे एनालिसिस करते रहेंगे वैसे वैसे देखेंगे क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। ओवरऑल यूपीएससी की खासियत रही है हर बार कि जब हम पेपर को फर्स्ट नज़र में देखते हैं तो हमें लगता है पेपर ईजी है, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जाते हैं हमें लगता है कि नहीं, पेपर उतना भी ईजी नहीं रहा है और अल्टीमेटली कट ऑफ का लेवल हर साल के लगभग बराबर ही रहता है। तो हम क्वेश्चंस को देखेंगे, लेवल को डिस्कस करेंगे, कैसा क्या क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है, मैं कहूँगा हिस्ट्री में हर साल की कंपैरिजन में थोड़े से कम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अराउंड 11 क्वेश्चंस हमने फाइंड आउट किए हैं। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट्स के बीच में ओवरलैप भी करते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर को इंक्लूड किया है तो लगभग 11 क्वेश्चंस के आसपास हमें देखने को मिले हैं। तो जनरली जो आंकड़ा रहता है हिस्ट्री का 15 के आसपास का, उससे थोड़े से कम है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल हिस्ट्री में कहूँगा मैं कि ईजी टू मीडियम लेवल रहा है। बहुत ज़्यादा टफ लेवल इसका नहीं कह सकते। क्वेश्चंस पढ़े हुए आए हुए हैं। बच्चों ने जो कुछ क्वेश्चंस में देखा है वो कहीं ना कहीं जरूर उन्हें लाइफ में पढ़ा होगा। वो बात अलग है उन्होंने कितना उसको रिकॉल कर पा रहे हैं, कितना उसको लिंक कर पा रहे हैं। लेकिन पेपर वॉज डेफिनेटली, आप कह सकते हो कि रेंज का पेपर था, इसको आप सॉल्व कर सकते थे। तेज सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक जो एग्जामिनेशन दे रहा है स्टूडेंट, अगर वो आपका बैठता है एग्जामिनेशन हॉल में, उसका फर्स्ट रिएक्शन इस पेपर को देख के कैसा होगा, ये बताइए आप। जैसे मैं यहाँ पे कॉलेज में जो प्रिंस सिविल सर्विसेज ब्रांच है उसके अंदर मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अगर मैं ज्योग्राफी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करूँ, क्वेश्चंस टू द मींस जितना हमने क्लास में पढ़ा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, डायरेक्ट क्वेश्चन उसी में से आए हैं, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी हो, क्लाइमेटोलॉजी हो। अगर जिस बच्चे ने यहाँ से पूरे 3 साल का कोर्स अटेंड किया है उसके लिए ये जो पूरा ज्योग्राफी का क्वेश्चन या जो पोर्शन है एकदम केक वॉक है। टोटल जो हमने एनालिसिस किया है 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमने पढ़ा है क्लास में उससे मैच करते हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से कैसे ट्रिकी क्वेश्चन हैं, तो उसको हमने डाउट कैटेगरी के अंदर रखा है। तो एज पर माय एनालिसिस जो ये पेपर है 2023-20 जो आपने बताया था जी, उसके कंपैरेटिव काफी इजी क्वेश्चन। ओके, तो ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। और सबसे पहले चित्रांशु सर हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री डील करेंगे एंड वन बाय वन हमारी फैकल्टी सब्जेक्ट वाइज अपना एनालिसिस स्टार्ट करेगा। सो चित्रांशु जी, आप प्लीज एनालिसिस स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं हिस्ट्री से ही शुरुआत करना चाहूँगा। और हिस्ट्री के क्वेश्चंस पर जाएं उससे पहले थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस साल हिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस आए। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जनरली जो रेंज यूपीएससी की रहती है वो लगभग 15 क्वेश्चंस के अराउंड रहती है। और 15 क्वेश्चंस हमको हर साल देखने को मिलते हैं, 2-3 ऊपर नीचे आप कह सकते हो। लेकिन इस साल जो क्वेश्चंस हिस्ट्री के आपको देखने को मिले हैं वो लगभग 11 हैं। और ध्यान रखिए, 11 क्वेश्चंस में हम आर्ट एंड कल्चर को भी इंक्लूड करके चल रहे हैं, सिर्फ एंशियंट मेडाइवल और मॉडर्न को लेकर नहीं चल रहे हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ एंशियंट मेडाइवल और मॉडर्न को लेकर चलेंगे तो ये 10 से भी कम आंकड़ा है। लगभग 9 के आसपास क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। सो ओवरऑल मैं यहाँ पर एंशियंट के इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा। जितना भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है मैं करूंगा, उसके बाद मैं सर को फॉरवर्ड करूंगा और वो मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले एंशियंट के अपने पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हैं। ध्यान रखिए, सेट ए को हमने यहाँ पर लिया है रेफरेंस में, तो सेट ए के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। गौतम बुद्ध के ऊपर ये क्वेश्चन है और कहा गया है कौन से फॉलोइंग एपिथेट्स में से गौतम बुद्ध को बिलोंग करते थे। अब एपिथेट्स की अगर हम बात करें, जनरली ये कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है कि किसी पवित्र जो संत वगैरह रहे हैं उनकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बिहाफ पर उनके नाम रखे जाते थे। यहाँ पर 3 नाम आपको दे दिए गए हैं। आपको पता है कि एंशियंट हिस्ट्री में हम बुद्धिज्म जैनिज्म साथ साथ पढ़ते हैं और ये तीनों ही नाम कहीं ना कहीं बुद्ध और महावीर से जुड़े हुए हैं।
यहाँ पर अगर आप सेकंड नाम को पहले लेते हैं शाक्य मुनि, तो आपको पता है कि बुद्ध शाक्य वंश से बिलोंग करते थे और इसीलिए उनका नाम शाक्य मुनि भी रखा गया है। तो डेफिनेटली अगर हम बुद्ध की बात कर रहे हैं तो इससे आप शाक्य मुनि को लिंक कर सकते हैं। तो थर्ड यहाँ पर आपको दिया गया है वो है तथागत। तथागत जो बुद्ध का नाम है वो उनको एनलाइटमेंट होने के बाद रखा गया था, तो उसके बाद से तथागत बुद्ध कहलाए। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये भी आपका बुद्ध से लिंक होता है। सो सेकंड और थर्ड ये दोनों ही सही ऑप्शन है। लेकिन जब हम फर्स्ट की बात करते हैं जहाँ पर आपको लिया हुआ है न्यायपुत्र, ऐसे न्यायपुत्र भी कहते हैं, ये एक्चुअली बुद्ध से संबंधित नहीं है, ये नाम आपका महावीर से संबंधित है, इसलिए ये बुद्धिज्म या फिर महात्मा बुद्ध से लिंक इसको नहीं कर सकते। सो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे सेकंड और थर्ड ये आपके करेक्ट है, लेकिन जो फर्स्ट है वो सही नहीं है। और इस बिहाफ पर जब हम ऑप्शंस पे गौर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो कोड दिया गया है उसमें सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन नंबर बी यही आपका सही उत्तर है पहला। तो इस तरह से हम इस एंशिएंट हिस्ट्री के पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेवल आप देख सकते हैं, जनरली ये सब चीज़ें हम वन लाइनर फैक्ट्स में ही पढ़ते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा इसके बारे में डेप्थ नॉलेज नहीं है और उसको फैक्चुअल नॉलेज भी थोड़ी बहुत है तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। इसके बाद सेट ए में ही आप क्वेश्चन नंबर 55 इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन दिया गया है और हर साल यूपीएससी का ऐसा फोकस रहता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स और उसके जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछता है। इस साल भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, लेकिन जो यहाँ पर आपको देखना है वो कई चीज़ें एक साथ लिंक करनी है। जैसे इन्होंने 3-4 साइट्स का नाम दिया हुआ है, उनसे रिलेटेड उनके लोकेशंस स्टेट्स का नाम दिया हुआ है और क्या खास है वहाँ पर, क्या डिस्क्रिप्शन उसका हो सकता है, किस लिए वो साइट्स फेमस हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इन 4 में से कौन सी 2 आपकी सही मैच हैं, बाकी 2 डेफिनेटली गलत होंगी क्योंकि आंसर में कोई 2 ही सही होने की गुंजाइश है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला है चंद्रकेतुगढ़। अब चंद्रकेतुगढ़ का नाम काफ़ी फेमस है, कई बार इसको हम लिंक करते हैं उड़ीसा से और इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट से, लेकिन यहाँ पर जो है उड़ीसा सही नहीं है। कारण ये है कि जब आप गंगा रिवर बेसिन को देखेंगे पूरा तो उसका डेल्टा बनता है उस जगह पर जाकर के वेस्ट बंगाल में ये लोकेशन हमको मिलती है चंद्रकेतुगढ़ की, तो डेफिनेटली ये उड़ीसा से बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पर पहली ही चीज़ लोकेशन में आपको मैच होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। सेकेंड थिंग यहाँ पर दिया है ट्रेडिंग पोर्ट टाउन। तो मैंने कहा गंगा रिवर के डेल्टा में सिचुएटेड है, डेफिनेटली पोर्ट तो रहा होगा, लेकिन ये ज़्यादा फेमस अपने पोर्ट के लिए नहीं है। पोर्ट टाउन डेफिनेटली सही है, लेकिन यहाँ पर टेराकोटा की वगैरह की कुछ हमको मूर्तियाँ वगैरह मिली हैं तो उसके लिए ज़्यादा फेमस है। सो ऑब्वियसली आपका ये पहला जो है वो मैच नहीं करता है, तो फर्स्ट तो यहाँ पर गलत हो जाता है। अब इसके बाद हम सेकंड में आते हैं इनाम गांव। ये मैं कह सकता हूँ इन 4 साइट्स में सबसे जो इजी वन था ये इनाम गांव ही है। हम लोग जनरली जब अपनी प्री हिस्टोरिक इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम चाकोलिथिक एज को पढ़ते हैं, वहाँ पर हम कई कल्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और इसमें साउथ इंडिया में या सेंट्रल इंडिया में महाराष्ट्र में हम जोरवे कल्चर को पढ़ते हैं। वहाँ पर एक फेमस साइट हम इनाम गांव को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये महाराष्ट्र से लिंक होता है और डेफिनेटली ये एक चाकोलिथिक साइट है और ये बिल्कुल ही सही मैच्ड है। तो पहला आपका गलत हो जाता है और दूसरा आपका सही हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर अगर आप आंसर निकालना चाहें तो अभी भी आप आंसर निकाल सकते हैं। रीज़न ये है कि अगर पहला गलत है तो यहाँ पर ये दोनों आंसर नहीं बनेंगे और दूसरा सही है और ये दूसरा यहाँ पर है नहीं, इसलिए एलिमिनेशन मेथड से आंसर क्या आ जाएगा आपका बी। सो अगर आपको बाकी दोनों लोकेशन तो डेफिनेटली बहुत टफ है, जनरली हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, तो अगर ये लोकेशन के बारे में आपको पता नहीं भी है तब भी आप इजीली इसका आंसर बी निकाल सकते हैं। फिर भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टाइल जो आपको लोकेशन दी है वो है मंगाडू। अब मंगाडू के बारे में 2 चीज़ें हैं, अगर आप जनरली सर्च करेंगे तो ये एक मंगाडू नाम से टेम्पल है और ये टेम्पल तमिलनाडु के आसपास है। तो एक तो यही मंगाडू फेमस है और दूसरा है मंगाडू जो केरला में है। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो बिलोंग करती है किसको, मेगालिथिक एज को। यहाँ पे कई हमें मेगालिथिक ग्रेवयार्ड्स वगैरह मिले हैं, ग्रेव्स मिली हैं, तो ऐसे में डेफिनेटली ये सही है और एक केरला वाले के बारे में इसने पूछा है। और जो फोर्थ नंबर आपको दिया हुआ है जो है सालिहुंदम, ये है, ये बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश का एक विलेज है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट टाइप की है। कई सारे चैत्य स्तूप वगैरह हमको यहाँ मिले हैं जो डेफिनेटली रॉक कट केव्स का ही एक प्रकार है। तो यहाँ पर सॉरी रॉक कट एक का प्रकार नहीं है, ऐसे में ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर अगेन आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड, जो आपका इसका सही उत्तर होगा बी। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन में जाएं तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको एंशिएंट टेक्स्ट से पूछा गया क्वेश्चन और बहुत आप कह सकते हो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको डिस्कशन या फिर बहुत ज़्यादा एनालिसिस जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला क्या है, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद। पैराबल्स का मतलब क्या हो गया,
कि शॉर्ट स्टोरीज वगैरह या कुछ कहानियाँ, जैसे आपने जातक कथाओं का नाम सुना होगा बुद्धिज्म में, वैसे ही। तो यहाँ पर अगर आप उपनिषद के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि लगभग अराउंड 6 सेंचुरी BC के आसपास उपनिषद लिखने शुरू होते हैं, पोस्ट वैदिक एज के लगभग एंडिंग फेज में आते आते, और वहाँ पर उपनिषद में कई सारी स्टोरीज का जिक्र हमको देखने को मिलता है। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो नो लगा हुआ है ये गलत है, इसके चलते यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है उपनिषद वर कंपोज अर्लियर देन द पुराण्स। देखिए यहाँ पर हमें कोई डेफिनेट टाइम नहीं पता कि उपनिषद कब से कब लिखे गए या पुराण कब से कब लिखे गए। हम एक लॉजिकल ऑर्डर बनाते हैं, और उस ऑर्डर में अगर हम देखें तो नो डाउट पुराण का जो टाइम है वो AD में जाकर पड़ता है, जो रफली हम मान के चलते हैं कि लगभग 3rd सेंचुरी AD से लेकर के 8th सेंचुरी AD के आसपास रहता है। और मैं जैसे कि आपको बताया उपनिषद के बारे में कि ये जो है ये लगभग 6th सेंचुरी BC के आसपास से लिखने शुरू हो गए थे। तो अगर आप इस ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उपनिषद पहले लिखे गए हैं और पुराण उनके बाद पर, और वही चीज इस लाइन में लिखी हुई है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है, और इसके बिहाफ पर जो सेकेंड ओनली ऑप्शन है वो आपका सही है। तो इस तरह से इसका भी आंसर आपको B देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक बार फिर से एंशिएंट टेक्स्ट पर जाना पड़ेगा, किसने कौन सी रचना लिखी है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो, लेकिन बहुत ईजी नहीं है। कई सारे टेक्स्ट ऐसे हैं जो शायद हम लोगों ने पहली बार आपने नाम सुना इसका। तो यहाँ पर पहला तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इसमें से कौन सा जो टेक्स्ट है वो भास ने लिखा है। अब भास का नाम बहुत फेमस रहता है, कई सारे इन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट लिखे हैं, 5 से 6 टेक्स्ट का नाम हमको देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर सीधे आंसर पर जाऊँ तो यहाँ पर जो 3rd ऑप्शन दिया गया है मध्यम योगा, वही या मध्यम योगा, वही इसका सही उत्तर है, यही भास द्वारा लिखा गया। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन हैं, जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है महाभाष्य, ये इजी वन है सबसे ज्यादा, पतंजलि ने लिखा है इसको। इसके अलावा नाट्य शास्त्र है, ये भरत मुनि ने लिखा है, इसी से आपका क्या भरतनाट्यम निकला है। और इसके अलावा जो एक और है काव्य अलंकारम, ये जो है ये लिखा है आपको किससे, भामन ने। तो यहाँ पर चारों के आपको मैंने आपके ऑथर बता दिए हैं, और इसमें जो सही ऑप्शन है वो है मध्यम योगा, और वो किसने लिखा है, भास ने। तो इस तरह से इसका आंसर आप C फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया है उसको थोड़ा फोकस करेंगे, देखेंगे हम लोग। यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क का नाम दिया गया है, और उसका नाम क्या है, संघभूति। कहा गया है कि संघभूति जो लगभग 4th सेंचुरी के एंड में चाइना ट्रेवल करता है, उसने एक कमेंट्री लिखी थी किस पर, किस टेक्स्ट पर कमेंट्री लिखी थी अपनी। ऑब्वियसली अगर बुद्धिस्ट मॉन्क है जो टेक्स्ट होगा उसकी थीम बुद्धिज्म पर ही रिलेटेड होगी, तो वहां पे 4 आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट दे दिए गए हैं, और पूछा गया है कि इन चारों में किस टेक्स्ट पर संघभूति ने उस 4th सेंचुरी के आसपास अपनी कमेंट्री लिखी थी। अगर मैं इसके सही आंसर पे जाऊं तो यहाँ पर सर्वस्तिवदा विनया, ये जो बुक लिखी हुई है, यही इसका सही उत्तर है। ये जो बुक है ये लगभग कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, लगभग ये दल पूरा 10 से 15 लोगों का था, और ये चाइना गए हुए थे, और इसी पर कमेंट्री लिखी थी किसने, संघभूति ने। इसके अलावा जो बाकी 3 टेक्स्ट हैं वो यहाँ पर बिलोंग नहीं करते, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका C हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री के ये 5 क्वेश्चन आपने देखा, 2 कंपैरेटिवली काफी इजी है, एक क्वेश्चन मीडियम लेवल का मान सकते हैं, और 2 क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से आप कह सकते हो टफ लेवल के रहे। तो यहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होता है। अब मैं आमंत्रित करूंगा स्टेज पर कि आलोक सर हमारे बीच आए, और आलोक सर इसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री और साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर, इन दोनों सेक्शन को कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं उसको आप आलोक सर डिस्कस करेंगे। आलोक सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो यूपीएससी प्रीलिम्स में हिस्ट्री वाले सेक्शन के क्वेश्चंस को अभी डिस्कस करके गए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को चित्रांशु सर, उसके बाद मैं मेडाइवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए आया हुआ है। मेडाइवल हिस्ट्री से डायरेक्ट तो सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है, और आर्ट एंड कल्चर से आपको 2 क्वेश्चन बोला जाएगा। लेकिन अभी जैसा कि सर ने बताया था कि टोटल क्वेश्चन 11 आए हैं, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा उसमें कुछ चीज़ें जोड़ना चाहूँगा कि 11 के अलावा मॉडर्न डे में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे आप हिस्ट्री में भी रख सकते हो और जिसे आप पॉलिटी वाले सेक्शन में भी रख सकते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन वो ऐसे हैं, यानी 15 क्वेश्चन का रेंज आप मान के चलिए कि हिस्ट्री से आया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम मेडाइवल इंडिया का देखते हैं। हाँ, ये मेडाइवल नहीं, आर्ट एंड कल्चर का। हाँ, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि भटकल में पुर्तगीज कंपनी को किस शासक ने किला बनाने की अनुमति दी थी। तो इसका डायरेक्ट आंसर पे जाओगे तो आपको मालूम है कृष्णदेवराय, जो कि विजयनगर एम्पायर के बहुत ही महान शासक थे। लेकिन उसके बारे में, उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में कुछ चीजें बोलना चाहूंगा कि जब हम यूपीएससी के हिस्ट्री का मिडाइवल हिस्ट्री वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं तो हमें मालूम है कि हम उसको दो सेक्शन में बांटते हैं, एक तो अर्ली मिडाइवल और एक पोस्ट मिडाइवल, दो सेक्शन में हम उसको बांटते हैं। तो ये जो कृष्णदेवराय हैं वो पोस्ट मिडाइवल वाले एज में हैं, और जिस समय साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर बहुत पावरफुल है, उस समय नॉर्थ इंडिया में क्या है कि तुर्क एम्पायर धीरे धीरे डाउनफॉल कर रहा है। और उसी विजयनगर एम्पायर के सबसे पावरफुल किंग जो थे, ये सब विजयनगर के ही किंग हैं, उनमें जो सबसे पावरफुल किंग थे वो कृष्णदेवराय थे। और इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो भटकल में है, पुर्तगीज को अनुमति दी थी कृष्णदेवराय ने। आप लोगों को ये भी मालूम है कि बहुत से हिस्ट्री के सेक्शन एक दूसरे से आपस में ओवरलैप करते हैं। जैसे ये मॉडर्न इंडिया का भी सेक्शन हो गया, क्योंकि पुर्तगीज आ गए हैं इंडिया में, तो यानी एक तरह से मॉडर्न इंडिया का भी क्वेश्चन हो गया ये। तो कृष्णदेवराय ने उनको अनुमति दी थी। हाँ, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है 60 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, जो ए कॉपी है उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से जो साइट है वो लेटेस्ट साइट है इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को में जो इंडिया का है। तो इसमें जो सबसे लेटेस्ट वाला है वो है गरबा डांस। हालांकि ये चारों हैं इंटेंगल लिस्ट में, लेकिन गरबा डांस जो है वो सबसे लेटेस्ट है। ये अलग अलग टाइम्स सबको इसमें जोड़ा गया है इंटेंगल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को में, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट है वो गरबा डांस है। ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, आपको इसको आर्ट एंड कल्चर में भी रख सकते हैं और आप जीके टाइप की चीजों में भी इसको आप देख सकते हैं। फिर एक चीज और, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूनेस्को से ही पूछा हुआ है। यूनेस्को में ये पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। शांति निकेतन, रानी की वाव, सेक्रेड ऑफ होयसल्स, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। तो इसमें से जो सबसे लेटेस्ट जोड़ा गया है उसके बारे में पूछ रहा है। तो लेटेस्ट जो जोड़ा गया है वो एक तो शांति निकेतन है और एक है सेक्रेड ऑफ होयसल्स। इन दो को सबसे लेटेस्ट जोड़ा गया है। बाकी दो भी यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में है, लेकिन 2023 में इन दोनों को जोड़ा गया है, यानी 1 और 3 को। तो इस हिसाब से यहां पर आंसर होगा ओनली 2। और इसके पहले वाला मैं आपको आंसर भी नहीं बताया इसका आंसर जैसे कि मैंने बता दिया गर्भ डांस, यानी सी आंसर हो गया। और ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ओनली 2, यानी बी आंसर हो गया। तो आर्ट एंड कल्चर के 2 क्वेश्चन थे और मेडिवल हिस्ट्री का 1 क्वेश्चन था। अब मैं मॉडर्न इंडिया डिस्कस करने के लिए संचित सर को बुलाऊंगा। संचित सर आए। थैंक यू आलोक सर। सो अभी तक हम देख रहे हैं एंशिएंट और मेडिवल से आपके जो क्वेश्चंस आए, बट द वन थिंग इज फॉर श्योर दैट द पेपर फ्रॉम हिस्ट्री वाज मोर ऑफ फैक्चुअल, नॉट ऑफ दैट एनालिटिकल। फैक्चुअल नॉलेज पे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है। टेक्स्ट किसने लिखा, ये साइट है, कब ऐड हुई। सो दे आर नॉट आस्किंग मच अबाउट द एनालिटिकल पार्ट, दे आर मोस्टली आस्किंग अबाउट द फैक्चुअल। तो उसी तरह अब हम एंटर करेंगे मॉडर्न इंडिया के सेक्शन में, और सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से है। सो जब भी हम आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। सो हम जानते हैं दैट देयर वाज रूइनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, देयर वाज कमर्शियलाइजेशन एंड सो ऑन। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था दैट इंग्लिश इंट्रोड्यूस लॉट ऑफ सेटलमेंट्स, एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स लॉन्च किए थे, जैसे कि आपका परमानेंट सेटलमेंट, रयौतवाड़ी, महलवाड़ी एंड सो ऑन। सो ये जो क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से है, हर स्टूडेंट ये टॉपिक पढ़ के जाएगा ही जाएगा। सो आई विल से दैट इट इज अ काइंड ऑफ अ इजी क्वेश्चन। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन इन डिटेल। सो ये क्वेश्चन पूछ रहा है विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो 1793 में आपके जो गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस थे, उन्होंने आपका एक नया सिस्टम लॉन्च किया था विच वाज नोन एज परमानेंट सेटलमेंट। So the question is related to permanent settlement. Let's have a look at the statement number 1. So what is the statement number 1? Under the Rayotwadi settlement of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest. Okay, the statement is okay. But question क्या है?
क्वेश्चन है कॉर्नवालिस के रिगार्डिंग और उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया सिस्टम दैट इज परमानेंट सेटलमेंट। अब यहां पे हमें पता है दैट रयौतवाड़ी सेटलमेंट का कॉर्नवालिस से कुछ लेना देना नहीं है, सो दिस इज अ क्लू दैट दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली रॉन्ग हियर। लेकिन फिर भी अगर और डिटेल में जाएं, अगर क्वेश्चन रयौतवाड़ी सेटलमेंट के रिगार्डिंग आता तब भी ये स्टेटमेंट गलत होता, बिकॉज कहीं भी ऐसा क्लॉज नहीं डाला गया था कि अगर फार्मर की जो आपका उसका जो हार्वेस्ट है, उसका जो फार्म है डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो उसको रेवेन्यू नहीं पे करना, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था। तो दोनों एंगल से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज रयौतवाड़ी इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद कॉर्नवालिस, तो वैसे ही गलत हो गया, बट इट्स सेल्फ स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि रयौतवाड़ी में ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं था। सो दिस इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब हम आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे, विच इज इजी वन। सो यहां पे क्या लिखा गया है दैट परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार को आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, ये सबको पता है। बट अगर जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करके ऑन अ स्पेसिफिक डे वापस आपका सरकार को नहीं दे पाएगा तो उससे उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी। सो ये स्टेटमेंट ये बता रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज वेरी फेमस क्लॉज ऑफ दिस परमानेंट सेटलमेंट, दैट इज सनसेट क्लॉज। एक स्पेसिफिक डे के सूर्य अस्त दैट इज सनसेट से पहले अगर जमींदार रेवेन्यू को जमा नहीं करवा पाएगा तो जो उसकी जमींदारी है, जो उसको रिसोर्स दिया गया है, उसकी एस्टेट है, वो उससे छीन ली जाएगी। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट and that is why we have got the answer, that is B, 2 only is the right answer. So that is the one analytical question, I would say. It is not that factual. अब हम आते हैं सेकंड, फिर से आपका फैक्चुअल क्वेश्चन, एंड दैट्स अ इजी वन। इसको आप पॉलिटी में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि सर ने बताया दैट लॉट ऑफ क्वेश्चंस बॉर्डर लाइन पे हैं, दे कैन बी ट्रीटेड इन द पॉलिटी सेक्शन, दे कैन बी ट्रीटेड इन द हिस्ट्री सेक्शन ऑल्सो। सो द क्वेश्चन इज, प्रोविजनल प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा है, हु वॉज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा संविधान जब आपका बनाया गया तो उसके लिए एक असेंबली बनाई गई जिसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो हम सबको पता है उसके जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे बाद में, बट उनसे पहले आपका टेम्पररी प्रेसिडेंट बोल लीजिए या प्रोविजनल प्रेसिडेंट बोल लीजिए, वो कौन था। आपके ऑप्शंस हैं चार, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, टी कृष्णमाचारी एंड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपके चार ऑप्शंस हैं और बहुत ही फैक्चुअल आंसर है इसका। आप कोई भी बुक उठाएंगे वहां पे आपको मिलेगा दैट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको आपका प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसमें हमने कौन सा कन्वेंशन फॉलो किया, फ्रांस की जो एक आपकी रिवायत थी दैट सबसे एल्डेस्ट मेंबर असेंबली का उसको आपका प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, तो हमने आपका प्रोविजनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया और बाद में चल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं। सो ऑब्वियसली अ फैक्चुअल क्वेश्चन, अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, अ बिट डिफिकल्ट, इट इज नॉट दैट इजी वन, बिकॉज अभी पता चलेगा हमें। एक तरफ पार्टी का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसके फाउंडिंग लीडर का नाम दिया गया है। इसमें से अब अगर आप पहला देखें, भारतीय जनसंघ, वेरी कॉमन, बहुत न्यूज में है, और ऑब्वियसली इनके जो फाउंडर लीडर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये आपका ठीक है। उसके बाद गेम स्टार्ट होती है सेकंड, द सोशलिस्ट पार्टी। यहां पे आपका ऑप्शन दिया गया है सी राजगोपालाचारी, तो क्या ये राइटली मैच्ड है? नहीं, ये आपका रॉन्गली मैच्ड है, बिकॉज सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड बाय जयप्रकाश नारायण, लोहिया जी एंड अनदर ऑप्शन दैट इज आचार्य नरेंद्र देव। थर्ड पे आते हैं, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी, किसने बनाया? जगजीवन राम जी ने बनाया, दैट्स राइट। उसके बाद लास्ट स्वतंत्र पार्टी। अब यहां पे देखिए क्रॉसिंग हुआ है, सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव और स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी। तो यहां पे बिट डिफिकल्ट, बिकॉज आपको पता है, देखिए भारतीय जनसंघ और आप पता कर सकते हैं कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के बारे में,
बट इनमें से फिर भी मैं मानूंगा सिर्फ आपको एक पता होगा, तीनों का थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी आंसर इसमें क्या पूछा गया है। अब ये देखिए नई ट्रिक्स हैं जो यूपीएससी बताता है आपको, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड। पहले क्या होता था, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया गया है, वो पूछता है आपसे कि इनमें से कितने 1 करेक्टली मैच है, 2 करेक्टली मैच है, 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द आंसर इज बी, बिकॉज ओनली 2 आर करेक्टली मैच, दैट इज भारतीय जनसंघ फाउंडेड बाय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड द सेकंड कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बाय जगजीवन राम जी। सो दैट वाज द हिस्ट्री पोर्शन। और अगर मैं एक लाइन में इसको समराइज करूं, द हिस्ट्री पोर्शन जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं दैट मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट इस बार यूपीएससी नोन फॉर द अनप्रिडिक्टेबिलिटी, उसने क्या किया है, मॉडर्न हिस्ट्री से आपका कम क्वेश्चन पुट किए हैं, एंशिएंट में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो प्लीज स्टूडेंट्स, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं दैट यू कैनॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड कि सिर्फ आप मॉडर्न पढ़ के जाएंगे तो आपका एग्जाम इजीली हो जाएगा। आपको ईच एंड एवरी सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, वेदर एंशिएंट, वेदर मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न। So that was the history section, and now for the geography I will like to call Dr. Mr. Tej ji. So वो आपका geography को analyze और आपके आंसर बताएंगे। Thank you. So what was the so now we are going to discuss the next portion, that is of geography. इससे पहले जो डिस्कस हुआ है वो हिस्ट्री, इतना डिटेल और इन डेप्थ डिस्कस हुआ है किसके रिगार्डिंग, हिस्ट्री के सारे सेक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हुए। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, द ज्योग्राफी पोर्शन वाज बिट इजियर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, इतनी बेसिक स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 क्या लिखी है, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी, जैसे हम बीए फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हैं कि जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होता है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, उसके अंदर हम यही बेसिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो उसके अंदर हम कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया हमारा क्या, एटमॉस्फेयर, यहाँ से क्या आ रही है, सोलर रेडिएशन, एंड ये सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रही है नीचे की जो टेरेस्ट्री यानी कि जो लैंड पार्ट है उसने एब्जॉर्ब किया है। आफ्टर 4 PM या 3 PM के बाद यहाँ से क्या रिलीज होना स्टार्ट हो गई है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ये अलाउ नहीं होती है अर्थ से बाहर जाने के लिए। दोस्तों, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या करती है, टेम्परेचर को कंसिस्टेंट इंक्रीज करती है। जो रिसेंट अगर आपने फिनोमेना देखा है, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज तक पहुंचा है। अब सवाल ये 50 डिग्री कैसे पहुंच गया, बिकॉज ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैस आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब देखो, इसको थोड़ा सा ना सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जब हम बात करते हैं कि ये एटमॉस्फेयर है एंड इस एटमॉस्फेयर में बाहर से जो सनलाइट आ रही है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर गई है, लेकिन जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाहर जाने की कोशिश करती है उसको परमिशन नहीं मिलती है। मींस द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज हैविंग व्हाट, शॉर्ट वेव नेचर। ऑन द अदर हैंड जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या करेगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ब्लॉक करेगा, एंड ये कैसी है, लॉन्ग वेव नेचर की है। सो जितनी भी लॉन्ग वेव नेचर की रेडिएशन है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कुछ गैसेज है जो इसको एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर है रेगुलरली इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। सो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट मैच होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका, ये जैसे पहले बताया था ए सेट हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर इक्वेटर पे क्या है, ग्रेटर किसके कंपैरिजन में, पोल। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, इक्वेटर पे थिकनेस कितनी होती है, 16 से 18 किलोमीटर, एंड पोल पे कितनी होती है, 6 से 8 किलोमीटर की थिकनेस होती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या होगी, करेक्ट। नेक्स्ट आता है ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट, ये 16 से 18 किलोमीटर की हाइट रहती है। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। कन्वेक्शनल करंट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर क्यों, क्योंकि ये एयर कंसिस्टेंटली कहाँ मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, धीरे धीरे जो एयर है उसकी भी हाइट क्या होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। सो दिस इज आल्सो करेक्ट। सो इसका राइट आंसर क्या हो गया,
बी। सो आगे के जो और क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे इलैबोरेट और डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे दीपक सर को बुलाना चाहूंगा, वो इन आंसर्स को और बेस्ट वे में एक्सप्लेन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं भी स्टार्टिंग में यही कहना चाहता हूँ कि इस बार का ज्योग्राफी का जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले और उसके पिछले साल के कंपैरिजन में इजी है और डायरेक्ट है। और इस पर खुशी की बात यह है कि अगर आपको मैं बता रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चन पेपर में ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को अगर आप ऐड कर दो तो 1/3 ऑफ द टोटल क्वेश्चन पेपर है। ज्योग्राफी से ऑन एन एवरेज 16 to 18 क्वेश्चन है मान लेते हैं, और इन्वायरमेंट से मिलाकर 32 से 35 क्वेश्चन बनते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटफुल है किधर जाएंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 33 क्वेश्चन आप मान सकते हैं ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से। तो आप समझ सकते हो कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का कितना इंपॉर्टेंस है। आउट ऑफ आपका टोटल जो क्वेश्चन पेपर है उसका 1/3 सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। और अच्छी बात यह है कि 2023 और 2022 के कंपैरिजन में या 2021 के भी कंपैरिजन में, पिछले 2-3 साल के कंपैरिजन में, इस बार का जो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट है, मतलब करने वाले हैं, देखकर डरने वाले नहीं है। जैसे कि ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 कि कंसीडर द फॉलोइंग पायरोक्लास्टिक डेब्रिस एस नाइट्रोजन कंपाउंड सल्फर कंपाउंड। इसमें कौन कौन सा वोल्केनिक इरप्शन के समय निकलता है। तो आपको पता है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी होती है, तो उसमें से वाटर वेपर, बहुत सारे गैसेस निकलते हैं। एस यानी कि जो राख निकलता है, डस्ट निकलता है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, जब उसमें से छोटे स्टोन निकलते हैं, छोटे छोटे पत्थर निकलते हैं जो बहुत दूर दूर तक जाते हैं, उसको कहते हैं पायरोक्लास्टिक मटेरियल। तो ये सारे के सारे जब ज्वालामुखी होती है, कहीं भी जब ज्वालामुखी फटती है, तो सारे के सारे उसमें से निकलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारी की सारी चीजें ज्वालामुखी वोल्केनिक इरप्शन के समय निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, अभी हम इसका आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि आइसोथर्म क्या होता है फ्रेंड्स। देखो, आइसो मीन्स होता है सेम और थर्म मीन्स होता है टेम्परेचर। ऐसी लाइन, ऐसी जगह जहां का एक जैसा टेम्परेचर हो उसको हम कहते हैं आइसोथर्म। जैसे मान लीजिए ये अपना इंडिया है और मान लीजिए ये एक ऐसी लाइन है, इस लाइन पर जितने प्लेस है, मान लो जयपुर है, भोपाल है और गुवाहाटी है, तीनों का अगर एक बराबर टेम्परेचर है तो इसको हम कहते हैं आइसोथर्म। अब ये आइसोथर्म जब हम जमीन से पानी में जाते हैं तो बेंड करता है, पानी से जमीन पर जाते हैं तो बेंड करता है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी लैंड और जमीन का, लैंड और पानी का अलग अलग होता है, उसी को हम कहते हैं आइसोथर्म। तो अब इस क्वेश्चन को हम, इसका आंसर तो डिस्कस अभी नहीं करेंगे क्योंकि डाउट है। द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट, यहाँ पर एक कोमा है, गल्फ स्ट्रीम में नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। आपको पता है कि गल्फ स्ट्रीम में नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये दोनों वार्म ओशन करंट है, ठीक है। और नॉर्थ अटलांटिक ये अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तब तो ये सही है, वरना ये गलत हो जाएगा। तो इसको अभी के लिए इसको हम छोड़ते हैं, यूपीएससी पर हम छोड़ते हैं कि यूपीएससी इसका क्या आंसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा, जैसे मैं पीछे कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दूंगा। जैसे यहाँ पे अगर हम जब भी टॉपिक क्लास में पढ़ते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वर्ड एसोसिएशन करते हैं। वर्ड एसोसिएशन कैसे, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, वॉल्केनो की। वॉल्केनो मीन्स टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वर्ड है पायरो। पायरो का मतलब क्या होता है, जब भी फायर या किसी हायर टेम्परेचर की बात आती है तो वहां पे वर्ड क्या आता है, पायरो आता है। तो यहाँ पे वॉल्केनो की बात करें, हाई टेम्परेचर, पायरो हाई टेम्परेचर। तो इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके स्टोर हो गया कि यस, अगर जब भी वॉल्केनो की बात आएगी, पायरोक्लास्टिक मटेरियल मतलब वॉल्केनिक इरप्शन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव हाईएस्ट कोका प्रोडक्शन। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो 3 ऑप्शन ऐसे हैं वो टॉप 10 के अंदर भी नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे ये अल्जीरिया, ये भी टॉप 10 में नहीं है। बोत्सवाना, नामीबिया, ये भी टॉप 10 में नहीं है। ये जो 2 आंसर है ये आता है टॉप 1 में। इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 22 लाख टन है। वहीं पे नंबर 2 पे आता है घाना, जिसकी है 8 लाख टन जो प्रोडक्शन है किसकी, कोका की। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कोका बेसिकली होता क्या है, ठीक है। सो ये यहाँ का होमवर्क है कि कोका बेसिकली क्या होता है। जैसे आपने कॉफी, चॉकलेट, एक हिंट दे देता हूं मैं इससे रिलेटेड, थोड़ा सा आप यहाँ पे अपना होमवर्क करना, ठीक है। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं सर, कि कोका का जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन करने वाले देश हैं वो याद रखिएगा अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर है। जैसे यहाँ पर घाना है, घाना का आप नाम बहुत बार सुने होंगे क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गोल्ड पाया जाता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में भी आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा ये नाम आता है। और यहाँ पर एवेरी, तो जो कोको है वो ये सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे मैक्सिमम इसका प्रोडक्शन होता है, याद रखिएगा। तो जैसे मोजम्बिक दिया है, मदगास्कर दिया है, ये सब कहाँ है, ईस्टर्न पार्ट में। इधर नहीं होता, क्यों, क्योंकि इधर रेनफॉल इसके कंपेरिजन में ज्यादा होता है, उसके लिए रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसके ऊपर, रिवर के ऊपर आता है।
जैसे जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनको हमने इंडियन ज्योग्राफी बहुत डिटेल में कराई थी और उसके अंदर हमने पूरा मैप करवाया है। ये मैपिंग पार्ट कौन सा है कि कौन सी रिवर कहां पे है, उसकी लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, वेस्ट और ईस्ट, ये सारी चीजें हमने कवर की है। सो इस आंसर पे जाने से पहले यहाँ पे हमने एक मैप लगाया है। इस मैप के अंदर देखते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रयागराज, और दूसरा यहाँ पे कीवर्ड क्या है हमारा, वेस्ट से ईस्ट, मींस ये जो रिवर है यानी जो गंगा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी बतानी है, ठीक है, और कौन सी रेंज से, वेस्ट से ईस्ट साइड में। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये हो गया इलाहाबाद, जिसका अभी नाम क्या है, प्रयागराज। तो गोमती के बाद घाघरा, फिर उसके बाद है गंडक, फिर उसके बाद है कोसी। अगर आप इस डायग्राम की हेल्प से एनालाइज करो तो कौन सा आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं फॉरवर्ड, आप एक चीज और ध्यान दे सकते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। एक मिनट, ये मैं बैक कर देता हूँ। जैसे ये गोमती, आप नाम सुना होगा, लखनऊ के पास से गोमती जाती है उत्तर प्रदेश में, बाकी तीनों नदियां ये बिहार में जाकर मिलती है गंगा में, ठीक है। तो इससे भी थोड़ा सा अगर आपको, आप सुनते होंगे कि लखनऊ गोमती के किनारे, लखनऊ गोमती के किनारे, बाकी तीनों नदियां बिहार में जाकर मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, रटने वाली क्वेश्चन नहीं है, कि रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टोन है, डे बाय डे, समय समय एक एक बाद ये क्या हो जाता है, ये इसमें ये टूटता है, इसमें से बहुत सारी मटेरियल्स क्या हो जाते हैं, टूट कर नीचे गिरते हैं। अब वो एजेंट, वेदरिंग एजेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए रेनफॉल है, वो भी एक एजेंट है। एक्सट्रीमली हाई हीट और उसके बाद एक्सट्रीमली कोल्ड, वो भी एक एजेंट है। क्यों? क्योंकि जब गर्मी होती है तो एक्सपेंशन होता है, और जब ठंडी होती है तो क्या, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब कोई भी चीज़ बार बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंड होगा तो कमजोर होता है, कमजोर होगा तो टूटेगा। तो जब भी कोई पत्थर अपने ओरिजिनल शेप से छोटा होता है, उसी को हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए कोई पत्थर है, कोई स्टोन है, उस पर लगातार पानी गिर रहा है, सालों साल गिर रहा है, तो उसके पार्टिकल्स टूटेंगे, उसी को कहते हैं वेदरिंग। दूसरा, रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन, ये भी सही है। देखिए मान लीजिए कि ये अपना अर्थ है, अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और ऊपर से वर्षा होती है, वर्षा हो रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आपका वाटर वेपर से मिलकर आपका कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है? इस तो रेन वाटर जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। अगर आपको ध्यान हो कि 2023 के अंदर हमने पूरा फोकस किस चीज के ऊपर किया था, मैप, और हमने कॉन्टिनेंट वाइज सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर हमने क्या किया, पहले कॉन्टिनेंट पिक किया, फिर उसके अंदर कौन सी कंट्री कहाँ पे उसके नियर बाय कौन सी वाटर बॉडी लाई करती है। अब देखो जो जो चीजें हमने पढ़ी है वो आपके यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मैप के जो टू द पॉइंट आ रहे हैं। यहाँ पे पूछा क्या है, नॉर्थ सी, नॉर्थ सी के पास कौन सी कंट्री अपने बॉर्डर को शेयर करती है। सो ये कुछ नाम है, लेट्स से आपको नाम वगैरह याद नहीं है। अब रिकॉल करो यूरोप का मैप। जब हम बात करें किसकी, यूके की, यूके के साइड में कौन सी सी आती है, नॉर्थ सी आती है, ठीक है। तो यूके के साइड में अगर आप सीक्वेंस थोड़ा बहुत याद हो, जैसे स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, फिर उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, ये सारे किसके ईस्टर्न साइड में आते हैं, ब्रिटेन के। सो अगर हम यहाँ पे मैप में देखें, ये हो गया यूके और ये हो गया ईस्टर्न पार्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके बीच में जो सी आती है उसको बोलते हैं हम नॉर्थ सी। सो अगर इतना ये आपको पोर्शन मैप का ध्यान है तो इजीली आप क्या करोगे, एलिमिनेट किसको, फिनलैंड को। फिनलैंड को क्यों करोगे, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, ये हो गया नॉर्वे, ये हो गया स्वीडन और ये हो गया फिनलैंड। अगर फिनलैंड यहाँ पे तो ऑब्वियसली रशिया यहाँ पे होना चाहिए। तो फिनलैंड गया, रशिया गया, तो बचा क्या अपने पास आंसर में बचता है नॉर्वे और जर्मनी बचता है। तो यहाँ पे सेम वही, कितने ऑप्शन करेक्ट है, 2 ऑप्शन करेक्ट है। तो अब अपना करेक्ट आंसर क्या आता है, ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किससे रिलेटेड है, अगेन रिलेटेड है किससे, जो चीजें हमने क्लास में पढ़ी है, ठीक है। जैसे धुआंधार फॉल हमने पढ़ा है, गारसोपा, अगर ये नाम याद नहीं आ रहा, क्लास के अंदर हमने जोग वाटरफॉल के नाम से भी पढ़ा है, ठीक है। सो ये जो डेटा है, अब देखो ये जो पूरा क्वेश्चन है किसके ऊपर है, या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता है। ये क्वेश्चन आप डाल सकते हो किसके अंदर, टफ कैटेगरी के अंदर, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है। तो जो ये पूरा क्वेश्चन है इसके अंदर ये वाला जो पॉइंट है ये गलत है। गलत कैसे, ये कर्नाटका के अंदर ये रिवर फ्लो करती है, ये जो पूरी जो लोकेशन है कर्नाटका के अंदर है और रिवर का नाम है शरावती रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो गया इसका क्या करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं,
चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो माउंटेन के ऊपर बेस्ड है। आपको पता है कि माउंटेन मेनली प्रमुखली दो तरह के होते हैं, एक ब्लॉक माउंटेन होता है, एक फोल्ड माउंटेन होता है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा माउंटेन कहाँ पर है और वो फोल्ड माउंटेन है या ब्लॉक माउंटेन है। तो इसमें देखिए साउथ अमेरिका में एंडीज है और वो फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल सही है। नॉर्थ अमेरिका में एप्लेसियंस है और वो फोल्ड माउंटेन है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन यूरोप में एल्प्स तो यूरोप में, ये तो सही है, लेकिन ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है, ये एक क्या है, फोल्ड माउंटेन है। और सेंट्रल एशिया में वोस्कस है, लेकिन ये क्या है, फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। ये दोनों इंटरचेंज किया गया है, यानी कि दो हमारा सही है, दो गलत है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इट इज ए गैस द अमाउंट ऑफ व्हिच डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। यस, देखिए वाटर वेपर एक क्या है, वाटर वेपर एक गैस है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वाटर वेपर डिक्रीज होता है। आपको जानकर विश्वास नहीं होगा कि ओनली 5 किलोमीटर हाइट तक 90% वाटर वेपर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जहां इवेपोरेशन होगा वहीं वाटर वेपर मिलेगा। अब ऊपर में क्या होगा, ऊपर में जैसे जैसे आप जाओगे तो वाटर वेपर की क्या इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। जी नहीं, वाटर वेपर मैक्सिमम कहां होगा, जहां पर इवेपोरेशन मैक्सिमम होगा। और इवेपोरेशन मैक्सिमम कहां होगा, इक्वेटर पर, क्योंकि इक्वेटर पे हमेशा गर्मी होती है और हमेशा वर्षा होती है, इसलिए वाटर वेपर मैक्सिमम कहां होगा, आपका इक्वेटर पर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा पहला उत्तर एक सही है, पहला, दूसरा गलत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये पूछा है किससे रिलेटेड है, डेली रेंज। अब देखो, अगर आपको याद हो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हमने एक पूरा ग्राफ बनाया था इस तरीके से कि जनवरी में कितनी रेनफॉल, फिर उसके बाद अप्रैल, एंड फिर उसके बाद इस तरीके से डिक्रीज होते होते फिर यहाँ पे अगस्त के महीने में फिर दोबारा रेनफॉल। अगर आपको ये मैप ध्यान है तो इट मींस आप समझ गए हो कि ये मैप किसका बनाया था, हमने इक्वेटोरियल क्लाइमेट का बनाया था। और हमने एक वर्ड पढ़ा था, एवरीडे 4 o'clock रेनफॉल फिनोमेना। यहाँ पे कीवर्ड देखो क्या है, यहाँ पे कीवर्ड है रेनफॉल कब हो रही है, थ्रू आउट। यहाँ पे देखो प्रेसिपिटेशन का मतलब, यहाँ पे हम रेनफॉल कंसिडर करें। प्रेसिपिटेशन एक आपका टेक्निकल वर्ड होता है और जो रेनफॉल है आपका जर्नलिस्टिक वर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेसिपिटेशन ऑकर थ्रू आउट द ईयर। ये सिर्फ किसमें मिलेगा आपको, इक्वेटोरियल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बाकी के जो पॉइंट है, जैसे प्रेसिपिटेशन कितनी होती है 50 से 250 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर कम होता है। अब देखो रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है, डे टाइम में टेम्परेचर हो गया कितना 24 डिग्री सेल्सियस, नाइट में टेम्परेचर कितना हो गया लेट्स से 18 डिग्री सेल्सियस। सो डे और नाइट के बीच में कितने डिग्री का गैप है, हार्डली 6 डिग्री सेल्सियस का गैप है। वहीं पे डेजर्टिक की बात करें, डेजर्टिक डे टाइम में होगा 50 और नाइट में होगा 20। सो कितने का गैप आ रहा है, 30 डिग्री का गैप आ रहा है। कि एक दिन में टेम्परेचर के अंदर कितना चेंज आ रहा है, कितना वेरिएशन आ रहा है। इस क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ इतना अगर आपको याद है, थ्रू आउट द ईयर, इक्वेटर ही एक ऐसा जगह है जहां पर जैसे इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, वही एक ऐसा जगह है जहां पर पूरे साल, चाहे जून हो, चाहे जुलाई हो, चाहे दिसंबर हो, चाहे जनवरी हो, पूरे साल हर दिन आफ्टरनून में स्पेशली 4 o'clock के समय वर्षा होती है। तो अगर पहला स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में अगर एक पॉइंट आपने पकड़ लिया थ्रू आउट द ईयर, तो उसका आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरियोलिस फोर्स। आपको पता है कि अपना जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट के तरफ रोटेट करती है, एंड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ए फोर्स इज क्रिएटेड नोन एज कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस एक ज्योग्राफर का नाम है जिसने इसका इन्वेंशन किया था, इसलिए इस फोर्स को क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोरियोलिस फोर्स किस पर डिपेंड करता है, कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है, सब क्लास में पढ़ते हैं। कोरियोलिस फोर्स पर हम 2 दिन लेक्चर लेते हैं। अब देखिए, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। यस, बिल्कुल सही है। देखिए, अगर कोई हवा मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और दूसरी हवा 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो आपको पता है कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मोड़ता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ मोड़ता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर उस ऑब्जेक्ट का स्पीड ज़्यादा है तो उसमें टर्निंग भी ज़्यादा होगा, मतलब उसमें आपका उसको ज़्यादा घुमाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट इक्वेटर। ये बिल्कुल सही है। आप जब साइक्लोन भी पढ़ते होगे तो आपको पता होगा, आप पढ़ते हो कि साइक्लोन्स नेवर क्रिएटेड इन द इक्वेटोरियल रीजन्स। क्यों? क्योंकि साइक्लोन्स बनने के लिए हवा को घूमना बनेगा, और हवा को घुमाता कौन है, कोरियोलिस फोर्स। तो इक्वेटर पे कोरियोलिस, बिल्कुल इक्वेटर पे 0 डिग्री लैटिट्यूड्स पे बात कर रहा हूँ, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स पे कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, इसीलिए वहां पर हवा घूम नहीं पाता है, इसीलिए वहां साइक्लोन नहीं बन पाता है। और याद रखिएगा, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे चाहे नॉर्थ पोल,
और चाहे साउथ पोल, तो कोरियोलिस फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये है 21 जून के ऊपर, यानी 21 तारीख आने वाली है, 21 जून, उसके ऊपर क्वेश्चन पहले से पूछ लिया। अब देखो सवाल क्या पूछा है, सवाल ये पूछा है कि 21 जून को कहां पे 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट मिलेगी, यानी कि किसकी बात हो रही है, डे टाइम की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पे देखो ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं जून की, यानी कि सन कहां मिलेगा, नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर में कहां पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो लोकेशन कहां पे है नदर्न हेमिस्फीयर में, वहां पे क्या मिलेंगे आपको, प्रॉपर सनलाइट अवेलेबल मिलेगी। तो नदर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, 1 2 3, ठीक है, इक्वेटर पे सनलाइट 12 घंटे से कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल, ये अपना करेक्ट आंसर आता है 2 और 4। तो ये अपना हो गया करेक्ट आंसर, क्योंकि आर्टिक सर्कल यहाँ पे है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाता है कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से जो 12 आवर्स से कम सनलाइट यहाँ पे अवेलेबल रहेगी डे टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है पेटलैंड के ऊपर। अब देखो यहाँ पे ये जो पूरा क्वेश्चन है इस वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, पेटलैंड। पेटलैंड बेसिकली होता है क्या है, वेटलैंड। आपने जैसे रामसर कन्वेंशन पढ़ा है, सेकंड ईयर के अंदर हमने आपको पढ़ाया है। तो वेटलैंड बेसिकली क्या होता है, जहां पे दो अलग वाटर, नॉट वाटर बॉडी, दो अलग आपके जो इकोसिस्टम में मर्ज होते हैं, जैसे लैंड और वाटर ये मर्ज हो गए। अब ये जो एरिया है इसको बोलते हैं वेटलैंड। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा कौन सा है, कॉन्गो बेसिन, 1.45 यानी कि 1,45,000 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है किसका आता है, कॉन्गो बेसिन का आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, इस जो सेट है। अब देखो स्टेटमेंट 1 क्या बोलती है, जाइंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार। अब देखो यहाँ पे ना, अगर आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ा है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, इजीली आप आइडेंटिफाई कर जाओगे कि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को क्या कर रही है, काउंटर कर रही है। कैसे, स्टेटमेंट 2 बोल रही है कि जो न्यूक्लियर जो रिएक्शन होता है किसके अंदर, जाइंट के अंदर ज्यादा स्पीड से होता है। सॉरी, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, अगर कोई चीज जल्दी कंज्यूम हो रही है तो खत्म भी जल्दी होगी। तो इट्स मीन, अगर यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की बात करें, स्टेटमेंट 1 क्या होती है, इनकरेक्ट, क्योंकि जो जाइंट स्टार है उसके पास क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से रिएक्शन फास्ट होती है, रिएक्शन फास्ट होने की वजह से जो जाइंट स्टार है वो जल्दी वाइप आउट होता है एज कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर रहता है स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 क्या अपनी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम कोर ज्योग्राफी नहीं बोल सकते, ये ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसका ये क्या है, एक बॉर्डर लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे सवाल क्या पूछा है कि ऐसी कौन सी कंट्री है इन पांचों में से जहां पे एजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, लो बर्थ रेट, ये इशू फेस हो रहा है। अगर आपने क्लास में ये जो ग्राफ्स वगैरह ध्यान से पढ़े हो या अटेंड की हो क्लासे, तो इटली की बात हुई है हमेशा, यानी यूरोपियन कंट्री है, जापान की बात हुई है। इसमें से क्या एलिमिनेट कर सकते हो, नाइजीरिया एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि नाइजीरिया में मोर देन 3.1 रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है, यानी 3.1 से ज्यादा है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है कम होने की बजाय। अगर आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लो, ये गया, ठीक है। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। बचता क्या है, साउथ कोरिया। अगर आप लॉजिक लगाओ कि जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के अंदर धीरे धीरे एक बैड बिल्ड हुआ है, जिसको BTS या चेक कर लेना, मेरे ख्याल से यही नाम होगा। इसको बिल्ड करने के पीछे का रीजन क्या था कि वहां पे कल्चरल आइडेंटिटी या कल्चरल क्राइसिस आ गया था। कहने का मतलब है जो नेक्स्ट जनरेशन है, जिसको आज की डेट में एक न्यू वर्ड आया है, जेन जी बोलते हैं इसको, इनको अपने कल्चर सोसाइटी के अंदर इंटरेस्ट कम था। अब इसको बिल्ड करने के लिए कोरिया के अंदर बहुत से बैंड, वेब सीरीज और ये डेवलप किए गए। तो ये सारी चीजें किसको शो कर रही है कि कोरिया में जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो प्रीवियस जनरेशन है, उससे कनेक्टिविटी नहीं मेंशन या प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं शो करती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है लॉन्गेस्ट बॉर्डर, ये पूरा फैक्चुअल पार्ट है। अब देखो कनाडा USA करेक्ट आंसर है, अराउंड कितना है, 55, अराउंड 55-25 माइल्स डिस्टेंस है, ठीक है, जो ये बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद ये कुछ और है। सेकंड नंबर पे आता है आपका कजाकिस्तान एंड रशियन फेडरेशन, थर्ड नंबर पे आता है आपका चिली एंड अर्जेंटीना। तो एक
टॉप 3 कंट्रीज यहाँ पे ऑप्शन में आपको दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। क्यों डाउटफुल है? अब देखो यहाँ पे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है एनी फॉर्म। अब जब भी ये वर्ड आया था बहुत वेग टर्म हो गई है, हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट कंसीडर करें माइट बी यूपीएससी उसको कंसीडर ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या है, द रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। तो इस पॉइंट की वजह से हम इसको डाउट की कैटेगरी में रखें। दूसरा आ रहा है नो वाटर एंटर्स। 50-50 आप जब रिसर्च करोगे आंसर मिलेंगे। जैसे कुछ वेबसाइट्स बताती है कि हाँ पानी एंटर नहीं करता है, कुछ वेबसाइट बताती है 2 से 3 रिवर इसके अंदर अपना पानी ड्रेन करती है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि नो वाटर, इसके ऊपर भी एम्बिग्विटी है। तो इस क्वेश्चन को हम रखते हैं किस कैटेगरी के अंदर, डाउट की कैटेगरी के अंदर। तो ये जहां तक मेरे को ध्यान है ये कुल क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के अंदर आए हैं। तो कुल मिला के हमने 18 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उसमें से 2 हमने डाउट की कैटेगरी के अंदर रखे। जैसे यहाँ पे ऑफिशियल आंसर क्या है कि हम इसको अपडेट कर देंगे। तो अब जो नेक्स्ट हमारी फैकल्टीज हैं वो आपको सून जो वीडियोस है प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट और सब्जेक्ट्स की। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड विल कंटिन्यू। हेलो एवरीवन, हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिंस सिविल सर्विसेज डिपार्टमेंट से आपके लिए लेकर आए हैं सबसे एक्यूरेट एंड सबसे फास्टेस्ट सॉल्यूशन फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम। जो पेपर आज हुआ है उसका कुछ क्वेश्चंस का एनालिसिस, उसका सॉल्यूशन आप लोगों ने बाकी टीम मेंबर्स के साथ में देखा। आई एम अमित अग्रवाल, आई एम प्रेजेंटिंग यू द सॉल्यूशन फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हर बार के एनालिसिस को देखें तो 2023 में सिर्फ 9 क्वेश्चन थे, लेकिन उससे पहले हर बार 12, 13, 14, 15 इन क्वेश्चंस की रेंज में पिछले 10 साल से यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को लेकर के आया है प्रीलिम में। इस ईयर की बात करें तो इस बार थोड़ा सा एक ट्रेंड चेंज देखने को मिला है। जो एनवायरमेंट वाला सेक्शन है वहां पर भी बॉटनी वाले सेक्शन से, यानी कि जो एनसीईआरटी बेस्ड सेक्शन जो है वहां से काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो अगर उन्हें इंक्लूड कर लिया जाए तो इस बार 15 से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें देखा जा सकता है। हम एक एक क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैं एक एक क्वेश्चंस का एनालिसिस, एक एक क्वेश्चंस का जो शॉर्ट एनालिसिस है वो आपके सामने रखने वाला हूं। और इसी के बाद में कुछ क्वेश्चंस जो हमारे क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम से सीधे सीधे यहाँ देखने को मिले, हम उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज फीडस्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन के साथ में मैं यूपीएससी कहां से अपना कंटेंट उठाती है, यूपीएससी किस तरीके से अपने क्वेश्चन को फ्रेम करती है, उनके सॉल्यूशंस कहां हैं, हम इस चीज के बारे में देखेंगे। सबसे फर्स्ट द सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अगर हम इसकी बात करें, ये क्वेश्चन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में पूछा गया। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में हम किन किन प्रोडक्ट्स, विच प्रोडक्ट्स और विच ऑफ द मटेरियल्स कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस the sustainable aviation fuel? The first option is option A is agriculture residue, the corn grains, the wastewater treatment sludge and wood meal wastage. इस पे सीधे सीधे अगर देखा जाए, the option 1, the agriculture residue, the corn grains and the wood meal waste, ये बिल्कुल इजी से ऑप्शन है कि यहां से कोई ना कोई फ्यूल जनरेट हो सकता है। बट वेस्ट वाटर स्लज, ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बाद जो स्लज है, इससे कोई फ्यूल जनरेट हो सकता है या नहीं? तो उसके लिए जैसे क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम से हमने डिटेल्स में देखा, तो यहाँ पर जो इसके ऊपर जो एल्गीज हैं या जो अदर कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट से भी सीधे सीधे कुछ बायोफ्यूल प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इसी रेंज में अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को फ्रेम कहां से किया गया। सबसे फर्स्ट मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूं। ऑल दी सच ऑप्शंस, ऑप्शन 1, 2, 3 and 4, the all such materials are easily available or easily can be converted into a aviation fuel. Sustainable aviation fuel can be produced using the agriculture, option 1, agriculture residue, the corn grains, the wastewater treatment sludge and wood meal wastage. हम यूपीएससी कहां से अपने क्वेश्चंस को पिकअप करती है, यूपीएससी के जो कंटेंट है उस कंटेंट को हमें कहां से देखना चाहिए, उसका मैं एनालिसिस अगर आपको यहां पर देखूं तो हमारे पास में यहां पर जो एक पीआईबी पे न्यूज, पीआईबी एक बहुत अच्छा सोर्स है यूपीएससी का कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए, मस्ट सोर्स कह सकते हैं। तो वहां पर जब एक बार न्यूज आई थी, द इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट यूजिंग इंडिजिनसली प्रोड्यूस
सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इंडिजियसली प्रोड्यूस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, पीआईबी ने इसको जनरेट किया। सबसे फर्स्ट पुणे टू दिल्ली एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को लेकर के एक फ्लाइट यहां से फर्स्ट बार स्टार्ट की गई। यूपीएससी कुछ इस तरह का एनालिसिस, यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है वो कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी है। वो यहां पर आपको ये नहीं पूछेगा कि किस लोकेशन से किस लोकेशन तक इस प्लेन को ले जाया गया, कौन सी फ्लाइट थी, वो सीधे सीधे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में आपको पूछेगा। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन यहां पर आपको सीधे सीधे ये सिखाती है कि आपको फैक्चुअल चीजों से ज्यादा उन जो चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जनरलाइज्ड स्टडी आपको करना होता है। That's why it is the paper is called the general studies paper। तो यहाँ हम बात करें सबसे फर्स्ट पीआईबी पे जो आने वाली चीजें हैं वो सीधे सीधे यूपीएससी उन्हें अपने एग्जाम में पूछती है, इसलिए प्रिपेयर योर साइंस सेटिंग एंड अदर सब्जेक्ट यूजिंग द पीआईबी। पीआईबी इज अ मस्ट रीड सोर्स। सो यहाँ पर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की। अगर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल आपने पढ़ा होगा तो यूपीएससी ने सीधे सीधे एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट से इस क्वेश्चन को पिक किया है। इट्स energy.gov, यूएस की एक साइट है। उससे सीधे सीधे यहां पर जो ऑप्शन थे, कॉर्न ग्रेन जो हमारे ऑप्शन में था, एल्गी जो स्लज के बाद में जो मटेरियल्स में एल्गी के कुछ कंपोनेंट्स, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, वुड मिल वेस्ट, वुड मिल से जो वहां पे वुड के जो बाद में रेजिड्यूज जो पार्ट्स हैं उससे हम फ्यूल जनरेट कर सकते हैं। म्युनिसिपल वेस्ट, वेट वेस्ट के अंदर हमारे पास में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 नंबर क्वेश्चन था, इसका सीधा सॉल्यूशन, इसके सोर्सेस क्या है ये मैं आपके सामने रखा। उसके बाद में द नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं यहां पर एक वीडियो है। ये जो वीडियो है ये डिफाइन कर रहा है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज सेइंग द विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज्ड टू डिनोट एन interoperable network of 3D virtual network that can be accessed simultaneously by the millions of users who can exert property rights or virtual items। आजकल हम देखें तो क्रिप्टो आइटम्स, एनएफएस जो है नॉन फंजिबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात करें, या फिर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, ये कुछ टर्म्स हैं जो यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में बार बार पिक करती है। इस बार भी इसी तरह का बिल्कुल सेम क्वेश्चन वहां पर पूछा है कि ऐसा 3D वर्चुअल नेटवर्क जिसे साइमल्टेनियसली काफी सारे लोग जिनके पास एक्सेस है उसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि हमारे पास में हमने बहुत सारी जो टर्म्स देखी, ऐसे डिजिटलाइज एज के अंदर ये जो एडवांस जो टर्म्स हैं, ये एडवांस टर्म्स आप यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट टर्म है बिग डेटा एनालिसिस, द ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बिग डेटा एनालिसिस मींस बहुत सारा डेटा है, उस डेटा को बहुत शॉर्ट फॉर्म में उसे रीड करने के लिए बहुत इजी प्रेजेंटेशन इज द बिग डेटा एनालिसिस यूजिंग द कंप्यूटर एल्गोरिथम। द क्रिप्टोग्राफी कुछ जो आपके पास में कंटेंट है उसको एनक्रिप्शन, उसका डिक्रिप्शन, ताकि उसको प्राइवेसी से सेंड किया जा सके। ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। मेटावर्स, द मेटावर्स इज द टर्म। मेटावर्स इज बेसिकली प्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंटेंट इन 3D फॉर्मेट, लाइक कोई इमेजेस हैं, लाइक कोई आर्किटेक्चर मॉडल्स हैं, उनको अपने मेंबर्स के बीच में जिसके पास में प्राइवेट एक्सेस है उनके बीच में प्रेजेंटेशन का एक जो टेक्नोलॉजी है, इसको कहा हमने मेटावर्स। सो द करेक्ट आंसर इज सी। वर्चुअल मैट्रिक्स इज अनदर डिफरेंट थिंग। वर्चुअल मैट्रिक्स के अंदर कुछ जो डेटाज हैं उन डेटाज को हम 3D फॉर्मेट में प्रेजेंट करने का जो एक टेक्निक है वो वर्चुअल डेटा को प्रेजेंट रखने का टेक्निक वो वर्चुअल मैट्रिक्स है। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 द करेक्ट आंसर इज बी। आइए चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच द नासा के पास में जो टेक्नोलॉजी नासा ने यूज की कासिनी स्पेसक्राफ्ट के अंदर, उसको सीधे सीधे यूपीएससी ने पिक किया। इट इज अबाउट द रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर विद द रेफरेंस ऑफ आरटीजीस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स क्या है। बेसिकली यहां पर 2 रोड्स हैं, उन रोड्स के अंदर जब एक रोड के अंदर हीट है, एक के अंदर टेम्परेचर कम है, इस हीट डिफरेंस की वजह से कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यह हीट डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और हीट का जनरेशन, जिस एक साइड में जो हीट जनरेशन है उसके लिए रेडियो मटेरियल का डिके, रेडियो डिके जो है वो टेक्निक यूज की जाती है। कोई भी ऐसा रेडियो मटेरियल है जो धीरे धीरे उसका डिके हो रहा है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, एंड द प्रोड्यूस्ड हीट डिफरेंस
is used to produce the electricity. So basically it is not a reactor. The RTGs are not a reactor. RTGs are simple mechanism to produce energy. So हमने use किया the RTGs are miniature fission reactors. So this statement is categorically wrong. Simply wrong statement because the RTGs are not reactor. These are very simple module in which two parts there is a temperature difference and this thermal difference is difference is converted into an electricity. So option 1 is wrong. अब यहाँ पे इस यूपीएससी का एक जो टेक्निक है, इस यूपीएससी की जो अप्रोच है, उस अप्रोच को अगर आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे, पी बाई क्यूज आपने अच्छे से अटेम्प्ट किए तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ऑप्शन 1 अगर आपने एलिमिनेट किया है सो आपके पास में ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाते हैं. सो द करेक्ट स्टेटमेंट 2 एंड 3. अगर हम ऑप्शंस को इस तरीके से एलिमिनेट करना चाहें, वहां पर भी हमारे पास में ऑप्शंस है. और इसके बाद अगर हम इसको रीड करें, आरटीजीज आर यूज्ड फॉर पावरिंग ऑन बोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट. आई हैव टोल्ड यू नासा ने अपने कासिनी के अंदर इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये आरटीजीज यूज किए. द आरटीजीज कैन बी यूजिंग प्लूटोनियम 238 which is a बाई प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट. वेपन डेवलपमेंट के लिए जो रेडियो मटेरियल यूज किया उसका बाई प्रोडक्ट यूरेनियम प्लूटोनियम 238 है, जो हमारे आरटीजीज के अंदर काम आता है. सो स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट. सो द करेक्ट स्टेटमेंट, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फॉर द क्वेश्चन नंबर 11. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. Which of the following is synthesized in human body that dilate blood vessels and increase blood flow? Basically, this is the vasodilation. The term is used for this phenomena is vasodilation or the blood vessel release. So NCERT ने इसको कई बार डिस्कस किया है, लेकिन इस टर्म को इसने NCERT ने यूज नहीं किया है. सो NCERT की अगर बात करें तो इसके अंदर एनसीईआरटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को अगर हम करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें बहुत इजीली हम उसे सॉल्व कर सकते हैं. दैट्स व्हाई यूपीएससी की प्रिपरेशन में स्टैटिक पार्ट जो है उसे एनसीईआरटी कवर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है. सो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 13, so it is asking which type which material or which chemical is released in the process of the vessel dilation or the vasodilation is the term for the in this concept, in this phenomena the vessels are dilated. So these dilated vessels increases the blood flow for, and during this phenomena one chemical is released. It is a nitric oxide. This is the nitric oxide is the material which is produced during the blood dilation process. So आपके पास में क्वेश्चन नंबर 13, इसके लिए आपके पास में जो आंसर है, द आंसर इज ऑप्शन ए. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14, ये जो पेपर है आपके पास में उसमें क्वेश्चन नंबर 14, वी कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज. आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट और इन द एयरक्राफ्ट. तो यहाँ क्या होगा कि कभी कभी जब एयरपोर्ट्स या जो एयरपोर्ट्स के बाहर जो सिक्योरिटीज है वहां पे एक स्टिक होती है बहुत लंबी सी, उस स्टिक से कहीं बैगेजेस को या ह्यूमन बॉडी है उसको पूरा चेक किया जाता है. एक प्रोसेस ये है. सेकंड, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन. कहाँ पे कितना प्रेसिपिटेशन है, उसकी डेंसिटी क्या है, कितने टाइम तक वो है, उससे जो फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर है, कितना क्यूसेक वाटर जो है वो रिसीव हुआ, ये सब जो मॉनिटरिंग है वो. द ट्रैकिंग ऑफ माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स. एक एनिमल जो है वो किसी एक एरिया से अपना पूरा ग्रुप एनिमल्स का वो कहीं और माइग्रेट कर रहा है. ये 3 फिनोमेना यहाँ पर दिया पूछा है. इन हाउ मेनी ऑफ दीज अबव एक्टिविटीज कैन राडार बी यूज? सो राडार बेसिकली आर रेडियो इमेजिंग. सो रेडियो वेव्स कैन बी यूज टू डिटेक्ट एनी डिस्टेंस, टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ एनी मटेरियल, to detect any particular kind of the material. So all 3 options are available. All 3 options, the option A, option 1, option 2 and option 3, the techniques prepared or the devices prepared using the radar technology can be used for all 3 such options. So the correct statement, the correct answer is option C, all 3. धीरे धीरे यूपीएससी ने अपने ऑप्शंस का पैटर्न चेंज किया. यहाँ पे उसने the number of the correct statements पूछा है. On the how many above activities can be radar can be used.
So all three activities, 1, 2, 3, all three activities in which the radar technology can be used. Let's move to another question. कंसिडर द फॉलोइंग द राफेल, कुछ स्टेटमेंट जो हमारे पास में कुछ जो इंडियन एयरफोर्स के पास में जो एयरक्राफ्ट हैं या जनरली जो डिफेंस सेक्टर के जो एयरक्राफ्ट हैं जो हमारे पास डील परचेजेस में है, उनके नेम्स दिए हैं. द फर्स्ट वन इज द राफेल, देन द MiG-21 एंड द इंडिजिनस तेजस MK1. जो MK2 है वो ट्विन सीटर है. MK1 जो फर्स्ट स्टेज में जो डेवलप हुआ इंडिजिनस एयरक्राफ्ट, उसके बारे में पूछा है. एंड द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट. This question is directly from the classroom where the PPT, this PPT is given, in which I have told you that the Advanced Medium Combat Aircraft AMCA is underdeveloped technology, or the technology for which the Defense Ministry have funded a large lump sum amount to develop the fifth generation aircraft. So basically all such aircrafts are 4.5 generation aircraft. Till the 4.5 generation aircraft. These from the MiG-29, which is upgraded from the third generation aircraft. So for the Rafale, it's a 4.5. The Tejas is 4.5. The fifth generation aircraft अभी तक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में है उसमें है. अभी तक हमारे पास में एयरफोर्स के पास में फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है. सो AMCA इज बेसिकली अंडर डेवलप्ड टेक्नोलॉजी which will result in a fifth generation aircraft development. Direct classroom question tha. So the correct answer is D. None is the fifth generation aircraft. The next question is, in which of the following the hydrogels are used? Basically, what are the hydrogels? Hydrogels are the 3D modules which are super absorbent of the light molecules of water, or we can say the moisture. So these hydrogels are used to provide the liquefaction of the wounds in the human body, inside the human body, or for the cooling effect. So what are the given options? The controlled drug delivery in the patients. So patients में जहाँ पे drugs हैं, उन drugs को एक hydrated module में जब रखना है तो उसके लिए hydrogel का जो ऊपर outer layering है that is used. For the mobile air conditioning system, I have told you the hydrogels provide the cooling effect. So air conditioning systems are fixed. But for the mobile or the portable cooling technology, these hydrogels are used. And for the preparation of industrial lubricants, हम कह सकते हैं जो mining है या फिर हमारे पास में जो oil extractions है, उन सब टेक्नोलॉजी के अंदर hydrogels can be used. So for all the three options, these hydrogels are used. So the correct statement is the 1, 2, 3. All three options where the hydrogel can be used. Option D. Let's move to another question. The question number 17. It is the direct question from the classroom study program of the Prince Civil Services. यहाँ पे मैंने आपको PPT दिया है. इन PPT में किस तरीके से फ्यूल सेल को एक्सप्लेन किया है. The question is, which of the following is exhaust pipe emission from the fuel cell electric vehicles powered by hydrogen? So basically hydrogen is preferred as a green fuel, and the green fuel means the exhaust is also a green material or a non-pollutant material. So this is the given technological concept of the hydrogen based electric fuel cell. So the intake is hydrogen and oxygen, and the exhaust is the water vapor. The ion change of the ion and ion change of the hydrogen and oxygen is converted into the electricity, and the output, the byproduct of this fuel cell is water vapor. So the given option, which one of the following is exhaust? So exhaust is hydrogen peroxide, hydronium, oxygen and water vapor. Simply option D. Option D is the correct statement for the question number 17. Let's move to another question. It is a basic, very good concept asked by the UPSC recently. The term pumped storage hydropower. So pumped storage hydropower. Hydropower, you people simply know the what is hydropower, in which the energy producing devices are run using the flow of water. So this is the hydroelectricity concept. The simply turbines are
exposed with the water flow. In the pumped storage hydroelectric power plants, the concept is designed where there are two reservoirs at different things, and the upper reservoir and lower reservoir, when the water flow through one reservoir to the lower side reservoir, the energy is produced by the rotation of the turbine. So basically it's a energy producing concept for the long term. It's a long duration energy storage. So option for the question number 18, the option C is the correct statement. Let's move to another question. The membrane bioreactors are often discussed in the context of. So जो renewable और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट है, वहां पर एक टर्म बार-बार देखने को मिली है न्यूज में, वो है आपके पास में मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स. मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर बेसिकली अ डिवाइसेस इन विच membranes are used to capture some sludge material, waste material or the pollutant material. So basically these are the wastewater treatment technology in which these membranes are used. For the question number 19, option D is the correct answer. Let's move to another question, and this is the proof from where the UPSC अगर मैं आपकी बात करूं कि यूपीएससी कहां से अपने सोर्सेस को पिक करती है, so this question is directly picked from the PIB, where the membrane bioreactors or the bioreactor system was used to treat the water. So PIB के 2021 में न्यूज आई और उसमें अंदर हाई परफॉर्मेंस बायोरिएक्टर और मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स के बारे में डिस्कशन था फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी. Next question, with the reference of water vapor, consider the following statement. It is a gas. Obviously, the water vapor basically a gas. The amount of decreases with altitude. Obvious. Water vapor has some weight. Like this is the water vapor. So as we go on the higher altitude, this water vapor has some weight. Due to this weight, the water vapor subside downside. As we go on high altitude, the amount of water vapor will decrease. The first statement is correct. Its percentage is maximum at the poles. No, it's a wrong statement. Why? This is the equator, this is the pole. At the equator, the temperature is high. Due to the high temperature, the water is converted into gaseous or the water vapor form. But here at the poles, the temperature is low. In this lower temperature, the water vapor formation is less. So the second statement is wrong. For this question number 22, the correct answer, the correct statement हमसे पूछा, the correct answer is the option A only. Let's move to another question. Question number 27. It is about the PFAS material, or we can say perfluoroalkyl or polyfluoroalkyl substances. So PFAS, fluoroalkyl or perfluoroalkyl, basically material which are used to prepare non-stick cookwares. Non-stick जो materials है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा. तो ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल की वजह से कुछ पॉल्यूशन है. सो बेसिकली इट इज फ्रॉम द एनवायरमेंट सेक्शन. दिस क्वेश्चन, द PFAS आर फाउंड वाइडस्प्रेड इन द ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल. काफी सारा जो मटेरियल है, उस मटेरियल के बाहर की जो लेयरिंग है उसको प्रोटेक्टिव बनाने के लिए PFAS मटेरियल यूज आता है. सो इसको हर एरियाज के अंदर, फूड पैकेजिंग के अंदर, फूड प्रिपरेशन जो मॉड्यूल्स हैं, कुकवेयर्स हैं, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा. PFAS are not easily degraded in environment. The statement is correct. The degradation or decomposition is not very easy. The persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal body. That's why the non-stick cookwares are the harmful. हम बार-बार जो इसकी बात कर रहे हैं non-stick cookwares की, तो वो इसीलिए है, it leads to bioaccumulation. So all three statements are correct. For the question number 27, the option D is the correct answer. Let's move to another question. The question number 29, which is asking about the plant species, the groundnuts, the horse gram and the soybean. How many of the above belongs to the pea family? So groundnut obviously is the pea family, soybean is also from the pea family, and horse gram is the pulse species, it is also from the pea family.
So question number 29 for the this question number 29, option C is the correct answer. Let's move to another question. It is about the Indian flying fox. The Indian flying fox is also called as fruit bat, the larger size fruit bat, also named as the Indian flying fox. So it is basically named as the vermin category fly fox, and it is in the Schedule 4 of the Wildlife Protection Act 1974. It was in Schedule 2 later stages. It was placed in Schedule 4. So it is the Indian flying fox or the fruit bat. Obviously, it is termed as vermin. Why vermin? Because it destroys the fruit species, the plant species. The statement 2, the Indian flying fox feeds on the blood of the other animal. No, statement 2 is categorically incorrect. It feeds on the flowers, it feeds on the fruit, it feeds on the plant parts, not on other animals. So only statement 1 is correct for this question. The statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. For the question number 30, the answer C is the correct answer. Let's move to another question. The organism, cicada, frog grapher, and pond scatter. All these are the insects. The UPSC have asked the category of these organisms. So basically, these are the insects. For the question number 41, it's the answer C. These are the insects: pond scatter, cicada, and frog hopper. Let's move to another question. The question: the many chewing gums found in the market are considered a source of environment pollution. Yes. Why environment pollution? This gum material or the plastic rubber material, when exposed in forest, the plant species, various animal and various insects have some threats from this plastic or the sticky material. That's why obviously it's categorized as the environment polluting material. Many chewing gum contain plastic as gum base. Yes. The plastic resin is used as the gum base for the chewing gums, various brands. That's why these are in the news from the last 2-3 years because of this plastic material. सब इसको डिग्रेड करने में, डिकम्पोज करने में काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं. So both the statements are correct. Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 obviously explain the statement 1. For the question number 42, the option A is the correct answer. Let's move to another question. It is from the botany section. Botany section से इस बार environment के वाले पार्ट में बेसिक क्वेश्चंस डाले हैं, लेकिन क्वेश्चंस के नंबर्स ज्यादा हैं. हर बार एनवायरमेंट रिलेटेड जो ट्रीटीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके क्वेश्चंस ज्यादा रहते थे. यहाँ पर इस बार जो है बॉटनी सेक्शन से क्वेश्चंस ज्यादा हैं. द लायंस डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सेशन. ऑब्वियस लायंस जो है वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो ब्रीडिंग करते हैं. इसका एक पर्टिकुलर फेज नहीं है. अनलाइक मोस्ट अदर बिग किड्स, चीता डू नॉट रोर. यस, चीता की जो वॉइस है उसको चीता ट्वीट या चीता चर्प बोला जाता है. इट्स नॉट रोरिंग. Unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by scent marking. No, statement 3 is incorrect. Male leopard also जो है वो अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं. वो टेरिटरी मार्क करने के बाद में उस एरिया में जो अदर वाइल्ड एनिमल्स हैं वो एंटर करने से थोड़ा सा डरते हैं. इवन जो डॉग्स हैं, वो डॉग्स भी ये जो मार्क की हुई टेरिटरी है लेपर्ड्स की, उस टेरिटरी में जाने से डरते हैं. सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट. सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नंबर 41. कंसिडर द फॉलोइंग: बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेशन, फ्यूल सेल एंड रूफटॉप सोलर photovoltaic. How many of the above are considered as distributed energy resources? So this term was again in news. So what is basically the distributed energy resources? Distributed energy resources means the energy production or energy generation at the consumer side. Means the consumer can also produce some energy, can also generate some energy using various technologies. So how the battery storage, obviously अगर हमने बैटरी स्टोरेज जो डिवाइसेस है वहां पे हमारे पास में एनर्जी कंजप्शन के साथ में एनर्जी कंजप्शन एट प्रेजेंट के साथ में हम फ्यूचर टाइम में भी एनर्जी वहां पर यूज कर सकते हैं. सो बेसिकली एनर्जी जनरेशन एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्स.
बायोमास जनरेशन ऑब्वियसली घर के अंदर जो बायोमास है उस बायोमास से कई बार एनर्जी जनरेट होती है। जो लकड़ी है, कोयला है घर में कुकिंग के लिए, वो सब बायोमास है। वो बायोमास से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है कंज्यूमर। फ्यूल सेल, ऑब्वियसली जो फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल के अंदर कंज्यूमर जो है वो सीधे सीधे अपने पास में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स, उनका यूज करके। एंड ऑब्वियसली सोलर फोटोवोल्टिक, सोलर सेल कंज्यूमर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अंदर हमने बहुत सारे स्कीम, रूफटॉप सोलर स्कीम्स जो है हमने इसको देखा। इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट जो है नेट फोटोवोल्टिक्स जो है वो हमने देखा, जिसके अंदर कंज्यूमर साइड में भी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। सो ऑल दीज रिसोर्सेज 1 2 3 4 all such component technology and resources are categorized under distributed energy resources. So all 4 is the correct answer. For the question number 48, it's a D. And the last question, according to the Environment Protection Agency EPA, which of the following is the largest source of sulfur dioxide emission? Obviously यहाँ पे हमारे पास में जितने भी components इसके अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हुए इसके एक बार देखते हैं। लोकोमोटिव यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, शिप्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ओर्स एंड पावर प्लांट यूजिंग फ्यूचर। ये जो क्वेश्चन है इसका बहुत टेक्निकल एनालिसिस या ऐसा नहीं है हमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के पूरे रूल्स रेगुलेशंस, उसकी रिपोर्ट्स, ये सब पढ़ना है। ऑब्वियसली जनरल, एक जनरलाइज जो है वो सीधी स्टडी ये है कि पावर प्लांट यूजिंग, पावर प्लांट से जो फॉसिल फ्यूल मेनली जो इसके अंदर कोल जो है उससे सल्फर एमिशन मैक्सिमम है। सल्फर पॉल्यूटेंट कैटेगराइज का जो एमिशन है वो सबसे मैक्सिमम पावर प्लांट से होता है। So for the question number 70, the D is the correct answer. So these are around 15 to 16 question combination of the botany section from the environment and the science and technology field. These are the questions were in the 2024 UPSC paper. I have presented the correct solution. For the detailed analysis, we will present you another video. Thank you everyone. Okay, first of all, congratulations to all the UPSC aspirants who had given this year's prelims examination. Paper was moderate, not that easy, not that tough, which was the trend from the last 3-4 years. So congratulations to all the aspirants. So we will be covering the polity question which are there in this year's 2024 examination. Questions were really very not that easy, but it was moderate. If somebody had revised Lakshmikant multiple times, they will be definitely excelling in this examination, because lot of questions are directly from the Lakshmikant. So that lot of rumors were surrounding in the atmosphere that now Lakshmikant is not so important now, but after seeing this paper you will be cleared with this concept कि Lakshmikant is the book which you should definitely refer while preparing for this examination. Okay, so the question which we are having, we are discussing the set A. So the question number 62 is from the polity, and it states basically it is asking the provisions from the Government of India Act 1935, whatever things which are written in the Government of India Act 1935, उसी से question पूछा गया है. And the question is, with reference to the Government of India Act 1935, it provided for the establishment of an all India federation based on the union of the British Indian provinces and princely state. Definitely it is the correct statement. And the second statement is defense and foreign affairs were kept under the control of the federal legislature. So yes, defense and foreign affairs were under the federal. So both these statements are correct, and the answer will be option C, both 1 and 2. Moving to the next question. The question number 66 is from the Indian polity, and the question is basically the direct statement coming from the constitution. That's why I always ask the student, please refer the constitution bare acts, and some of the articles are very important. You should revise and repeat those articles, because बहुत बार previous year में भी देखा होगा आपने, कई बार direct language जो है आपके constitution से उठाई गई है. तो ये वही question है, and article 368 में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से आप अमेंड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यही क्वेश्चन पूछा गया है. एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील. सो डेफिनेटली तीनों चीजें की जा सकती हैं. तो ऑप्शन विल बी 1, 2, 3. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अबाउट द मनी बिल, एंड द क्वेश्चन नंबर इज 68. तो मनी बिल के बारे में हमेशा बोला जाता है, किसके बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एडेड हैं उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए. तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि आर्टिकल 109 मेंशंस अ स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट.
बिकॉज 109 में यही मैंशनड है। उसके बाद मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इसको देख के शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट अगर आपने मनी बिल के बारे में पढ़ा हो तो एक बहुत डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा होता है कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। अगर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आता है तो जो लोग अगर एलिमिनेशन ट्रिक को यूज करते हैं वहाँ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को हम कट करते चलते हैं, अगर वैसा होता तो शायद इस क्वेश्चन को रद्द करने की प्रोबेबिलिटी हो सकती थी, बट यहाँ पर क्वेश्चन में इस तरीके का नहीं पूछा गया है। यहाँ पे पोल बोला यही है कि शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी जो कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं राज्यसभा, वहाँ हम इसे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि मनी बिल को सिर्फ आप लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हो। द थर्ड स्टेटमेंट है राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट द चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपका फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। कहीं ना कहीं हैव टू बी एक्सेप्टेड एक आपको बहुत ही कंपल्सरी आपको चीज़ बोल रहा है, जिस वजह से, और ये हमने देखा कि इसमें क्या होता है ज़्यादातर पावर्स मनी बिल में लोकसभा के पास होती है, तो ये इस वजह से इस स्टेटमेंट को रॉन्ग करता है। हमने थर्ड स्टेटमेंट देख भी लिया कि वो उसको क्या कर सकता है, राज्यसभा अप्रूव कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है, तो उसी वजह से आपका फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होता है और आपका आंसर बनता है 1, 2, 3। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नंबर क्वेश्चन 70 भी जो है वो पॉलिटी से पूछा गया है। अब 70 में बेसिकली हमेशा हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल्स, नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है हमेशा प्रायोरिटी पे रहना चाहिए, इसीलिए इस बार क्वेश्चन जो पूछा गया नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में है, जो कि स्टैब्लिश की गई थी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 में, जिसको फर्दर हमने अमेंड किया 2002 में। इसे बेसिकली इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है, सिंपल पूछा है मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं। तो गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, यस। चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, यस। 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर आप इस एक्ट को देखोगे, और ऑब्वियसली बात है नॉर्थ ईस्ट में जैसे हम बोलते भी हैं कि ज़्यादातर पावर्स एसटी को अगर अप्रूव करना है या उसको सजेस्ट करना है, रिकॉग्नाइज करना है, तो इन सब चीज़ों में प्रेसिडेंट की पावर्स यूज आती है। तो नॉर्थ ईस्ट में हम क्या करते हैं, उनको सेव करने के लिए सेंट्रल के पास, प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती, तो आप इसको अगर उस थॉट से अगर सोचोगे तो दिस विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। होम मिनिस्टर जो है वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, तो इस तरीके से आपके चारों ही मेंबर्स एनईसी में इंक्लूडेड हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है कि डीलिमिटेशन कमीशन अब तक कितनी बार बनी गई है। तो अगर आपको याद हो तो अब तक 4 बार बन चुकी है। नेक्स्ट चांसेस है कि 26 में वापस से डीलिमिटेशन कमीशन बनाई जाएगी। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है 71 में, हाउ मेनी डीलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर ऑफ इंडिया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। लास्ट आपकी 2002 में बनी थी, उससे पहले आपके 1953, 62, 72 एंड लास्ट आपका 2002 में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 क्वेश्चन आपका बोलता है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो है, इसने 8 शेड्यूल को अमेंड किया था, जिसमें कौन कौन सी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था। तो आपकी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इंक्लूड की गई थी। जो मैथिली है ये आपकी इस अमेंडमेंट से इंक्लूड नहीं की गई है, ये आपकी इंक्लूड हुई थी 92nd अमेंडमेंट 2003 से, जिसमें 4 लैंग्वेजेस थी आपकी, बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली। तो उस हिसाब से आपका मैथिली ऑप्शन रॉन्ग होगा और आपका आंसर बन जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया है बेसिकली पार्टीज जो है उनके फाउंडर्स कौन है। 73rd क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं। 73rd क्वेश्चन में फाउंडर्स या मेंबर्स आप जो भी बोलो, तो आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ, इसके फाउंडर या लीडर कौन थे। ऑब्वियसली बात है श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इसी के साथ 3 मेंबर्स ने मिलकर पार्टी बनाई थी। आपके पहले तो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसके बाद बलराज मधोहक एंड दीनदयाल उपाध्याय, इन 3 जनों ने मिलकर पार्टी बनाई थी। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। सोशलिस्ट पार्टी जो है इसका ये गलत मैच किया गया है, ये जेपी नारायण द्वारा फॉर्म की गई थी। उसके बाद कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो है जगजीवन राम जी ने ही करी थी, तो इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्वतंत्र पार्टी जो है ये आचार्य नरेंद्र देव ने नहीं करी थी, बल्कि ये आपकी सी राजागोपालाचारी ने करी थी। तो इसको इंटरचेंज कर दिया गया है इस वाले को, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बेसिकली इसमें पेयर पूछा गया है, तो आपके 2 ऑप्शंस करेक्टली मैच किए गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली 2, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, जो पूछता है कि
पार्ट्स जो हैं हमारे, अगर हम देखें बहुत सारी बार हम बोलते भी हैं कि पार्ट्स को रिमेंबर करिए, याद करिए, तो उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है आपका। पहला बोलता है कि जो पावर ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज है वो पार्ट 9th A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, एंड दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये कब हुआ था? पहली बात हमें ये पता होना चाहिए 74th अमेंडमेंट एक्ट जो आपका 1992 में था, उसमें हमने अमेंडमेंट करके पार्ट 9th A को ऐड किया गया था, जो आर्टिकल 243P से लेकर 243ZZ तक चलता है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट बोलता है इमरजेंसी प्रोविजन जो है पार्ट 18 में गिवन है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20, जिसको हम आर्टिकल 368 से जानते हैं, एंड दिस इज आल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है, जो बोलता है कौन सा स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली करेक्ट है। तो आपका पहला है इंटरस्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सॉरी आपका ए बोलता है इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट और स्टेट लिस्ट में नहीं, बल्कि ये यूनियन में आता है, जिस वजह से ये आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकंड है इंटरस्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, ये भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि माइग्रेशन एक स्टेट के पास अगर होगा तो डेफिनेट सी बात है, आप थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचें तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इसलिए ये यूनियन के पास है। थर्ड आपका है इंटरस्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट, आप यूनियन लिस्ट के सब जब टॉपिक्स देखेंगे एग्जैक्टली ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो यही आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स स्टेट सब्जेक्ट ना होकर बल्कि यूनियन में आता है, डायरेक्ट टैक्स है आपका, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 76 आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, इट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस्ड द राइट टू प्राइवेसी। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवाईक्यूज में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। आपका आंसर इसमें होगा आर्टिकल 21 इज रिटन इन द पार्ट डी में 21 लिखा हुआ है, और ये किस केस से आया ये पता होना चाहिए। पुट्टा स्वामी के जो 2017 में जो फेमस केस है उसके थ्रू हमने राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड किया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 77 है, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मिलिट्री अफेयर से, उससे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका आंसर आपका हो जाएगा 2 and 3। फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेंड नहीं होता है, परमानेंट आप ऑब्वियस सी बातें नहीं कर सकते हो। उसके बाद एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड, ऑब्वियस सी बात है, आप चीफ ऑफ डिफेंस हो तो आप कमांड दे सकते हो। उसके बाद प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विसेज मैटर। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको एग्जैक्ट आंसर्स नहीं भी पता है, थोड़ा सा लॉजिकल सोचने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की सोचोगे, और एक हायर पोजीशन है, खुद को अपने आप को उस जगह पर रख कर देखिए और सोचिए आपको क्या क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, क्या क्या पावर्स आपको मिल सकती हैं, गवर्नमेंट आपकी इस पोजीशन पे क्या क्या चीज़ें आपको दे सकती है। उस लॉजिकल थिंकिंग से आप देखोगे तो आप उस ऑप्शन को क्रैक कर सकते हो, तो आंसर आपका 2 and 3 होगा, ठीक है। इस यूपीएससी में सिर्फ नॉलेज से कई बार काम नहीं चलता, बहुत बार आपको लॉजिकली सोचना होगा, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच कर देखिए। किसी भी पोजीशन की अगर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप पोस्टेड हो, वर्क कर रहे हो, तो क्या क्या आप चीज़ें करोगे, उस नज़रिए से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मार्क दी क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 80 है, जो क्या बोलता है, 80 क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है जो एथिक्स कमेटी है हमारी लोकसभा की, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इनिशियली ये एडॉक कमेटी की तरह ऐड किया गया था। उसके बाद ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। और ये आपको पता भी होगा, जितनी भी कमिटीज अगर है तो ज़्यादातर पावर्स किसके पास होती हैं, लोकसभा के पास होती हैं। अगर उस तरीके से आप सोचोगे तो शायद आप इस ऑप्शन को अगर करेक्ट करके करते हो, जिसे हम बोलते हैं ऑप्शंस के साथ हम कई बार आंसर निकालते हैं, तो उस तरीके से सोचोगे तो सेकेंड आंसर ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद थर्ड है, दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस। ऑब्वियस सी बात है, कमिटी है, कोई कोर्ट नहीं है, उस वजह से अगर आप सोचोगे कमिटीज वैसे भी क्या करती हैं, रिकमेंडेशंस और इस तरह की चीज़ें के, तो ज़्यादा उनके पास पावर्स हम नहीं देते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आपके तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, 1 and 2, 3। उसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, जो सेट ए में पूछा गया है। 83 बेसिकली पूछ रहा है रिट ऑफ जो प्रोहिबिशन है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या इशू करते हैं, किसको इशू करते हैं बेसिकली। तो अगर आपको प्रोहिबिशन रिट पता है तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है, कोर्ट्स जो होती हैं, जो हायर कोर्ट्स हैं, वो लोअर कोर्ट्स को प्रोहिबिट करती हैं।
तो ऑब्वियस सी बात है कोर्ट है तो उसमें गवर्नमेंट ऑफिस से प्रोहिबिटिंग ये सब आप ऑप्शन नहीं करेक्ट करोगे। उसके बाद पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव असेंबली का इसमें कोई लेना देना नहीं हो सकता, ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप डी ऑप्शन देखिए, गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम फॉलोइंग एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी, थोड़ा सा इसमें हो सकता है, बट अगर आपको प्रोहिबिशन रेट, देयर आर 5 रेट्स जो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपने लक्ष्मीकांत करी तो आपने बहुत बेसिक इसका देखा ही होगा, तो उस ऑप्शन से आपका सी करेक्ट होता है, द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, जो बेसिकली क्या बोल रहा है, शेड्यूल ट्राइब के बारे में क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज अ शेड्यूल ट्राइब। अगर आपको पता हो तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, प्रेसिडेंट करता है इस तरह की चीजें आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। सेकेंड है, कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट, इसका स्टेट से कुछ लेना देना नहीं होता है, तो उस वजह से शेड्यूल ट्राइब किसी भी पर्टिकुलर एरिया को देखकर हम रिकॉग्नाइज करते हैं, तो और आपका ऑप्शन 2 भी करेक्ट होगा बस इसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 85 जो यूनियन बजट के ऊपर है, इसमें क्या पूछा गया है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द फोकसेस बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यस, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं बट नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर आपका एक गलती है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट अगर होता तो ये करेक्ट हो सकता था, बट क्वेश्चन में पीएम के लिए बोला गया है, तो आपका ये ऑप्शन यहीं पर गलत होता है। उसके बाद सेकंड है, द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इस तरीके से ये ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें भी आपका 2 ओनली विल बी द आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 93 है, जो कि आपका क्या बेसिकली बोल रहा है, लोकसभा स्पीकर के बारे में ये क्वेश्चन है। और क्या है इस क्वेश्चन में, विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर, रिमूवल ऑफ स्पीकर के रेजोल्यूशन की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, अंडर कंसिडरेशन है, तो स्पीकर उसमें क्या क्या कर सकता है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1, ही शेल नॉट प्रिसाइड। ऑब्वियस ही बात है, उसी का रेजोल्यूशन अगर चल रहा है उसी को प्रिसाइड कर दोगे तो वो अपने बारे में क्यों ही कुछ गलत लिखेगा, ठीक है। अगर इस लॉजिक से अगर आप देखोगे कि अगर मुझे निकालने की बात हो रही है, मुझे ही अगर उसका जज बना दिया जाएगा, मैं अपने आप को क्यों निकालूंगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग कर दोगे। उस अगर एलिमिनेशन ट्रिक से भी आप देखोगे तो 1 जजेस में होगा, आप 2 and 3 आपका ऑप्शन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आप सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक। ऑब्वियस ही बात है, हमारे यहाँ पर जुडिशरी नेचुरल जस्टिस में भी कहा जाता है, अगर किसी के रिमूवल, किसी के कुछ भी चीज़ अगर इनिशिएट की गई है तो उसको ये राइट होना चाहिए कि वो अपने बारे में अपना पॉइंट भी रख सके। तो अगर आप इस तरीके की बात बोलोगे कि ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, तो क्या ये सही होगा? डेफिनेट सी बात है, इट विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। उसके बाद ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन द फर्स्ट इंस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है, आप ही के रिमूवल की बात अगर हो रही है तो आपको वोट कैसे अलाउ किया जा सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे तो आप ऑप्शन 1 आसानी से क्रैक कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 94, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में है। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको लक्ष्मीकांत से देखने को मिलेगा। अभी भी जितने भी क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत में इन्हें अच्छे से कवर किया गया, इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज करती हूँ कि प्लीज़ लक्ष्मीकांत को रिपीटेटिव मोड में रिवाइज करिए, पढ़िए, उसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए। तो ये क्वेश्चन बोलता है, अगर बिल पेंडिंग है लोकसभा में, बिल पेंडिंग द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो डिसॉल्व हो जाता है, लैप्स हो जाता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद आपका सेकंड है, बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू समन द हाउस टू अ जॉइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अगर लॉजिकल थोड़ा सा सोचने की कोशिश करोगे तो अगर प्रेसिडेंट ने किसी चीज़ के लिए कंफर्मेशन दे दिया और एक आपका हाउस डिसॉल्व हो जा रहा है और आप ये बोलो कि अब वो लैप्स हो जाएगा, आपको लगता है इसकी जो उनकी जो पोजीशन हमने सेट करी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हम इनको पावरफुल बताते हैं,
वो हैम्पर नहीं होगी। अगर उस लॉजिक से भी सोचोगे तो आप ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ने किसी चीज़ को अगर रिकमेंडेशन दिया है, किसी चीज़ को बोला है, तो हम डेफिनेटली उसको कंसिडर करते हैं। तो उसके साथ आपका 1 और 2 ही इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट के बारे में क्वेश्चन है। Prorogation of a house by the President of India does not require the advice of the Council of Ministers. तो this is the wrong statement. ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड है, prorogation of a house is generally done after the house is adjourned, sine die, but there is no bar to the President of India prorogating the house which is in session. जो मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको एक थोड़ा सा लॉजिकल सोचने को बोला, अगर वही लॉजिकल थॉट आप इसमें भी अप्लाई करोगे तो प्रेसिडेंट अगर किसी चीज़ को कर रहा है तो उसको ऑब्वियसली बात है वो पावर होती है। थर्ड आपका डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और ये जो क्वेश्चन है ये भी लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली उठाया गया क्वेश्चन है, इसीलिए आई ऑलवेज एम्फेसाइज प्लीज कंसिडर लक्ष्मीकांत एंड द कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट्स। और अगर आप बेयर एक्ट नहीं फॉलो कर सकते हो तो डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको आप गूगल करके उसकी जो लैंग्वेज है उस पर फोकस करिए और आराम से आप क्वेश्चन देख सकते हो। इस बार के पेपर में 19 to 20 क्वेश्चंस आपके इंडियन पॉलिटी से आए हैं, जो बहुत गुड नंबर है। बिकॉज अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में देखो, इसीलिए कहा जाता है पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके प्रिपरेशन में, इसीलिए ये फेवरेट भी होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं जाता है। बेसिक आप अगर एक बुक कवर कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट्स अगर देख रहे हो, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ में जो भी चीज़ें आपके कंट्री में हो रही हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई चीज़ें आप पढ़ते हो तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को पॉलिटी को हैंडल कर सकते हो। और जस्ट इमेजिन 20 क्वेश्चन विच आर सो ईजी। अगर किसी ने लक्ष्मीकांत और बेयर एक्ट्स अच्छे से किया होगा, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है इस बार, कोई डिफिकल्ट नहीं बनाया गया है क्वेश्चन को, कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं करी यूपीएससी ने इस बार पॉलिटी में। तो बहुत अच्छा पॉलिटी से क्वेश्चंस आए हैं and I hope most of the students will be able to score very well in the polity section and I wish all the best to all the students। जो लोग भी prelims देकर आए हैं प्लीज़ आप थोड़ा सा काम करिए, जो अगले साल देने वाले हैं इस पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करिए, पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया लगेगा। जो बिगिनर्स हैं उनको PYQs हमेशा सजेस्ट किया जाता है, तो प्लीज़ आप इस तरीके से PYQs को फॉलो करिए। आपके पास बहुत अच्छी बुक है लक्ष्मीकांत, उसको आप फॉलो करिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेयर एक्ट्स है उसको फॉलो करिए और आप देख सकते हो उसका प्रूफ इस साल के पेपर में कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं।